हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारा क्लास 12 का कैलकुलस का अगला लेक्चर है। तो उसमें लास्ट लेक्चर तक हमने थियरी पोर्शन बहुत सारे लिमिट्स के कवर किए थे। आज हम बोर्ड्स ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे, बेसिक कुछ लिमिट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसी पे देखते हैं वेरियस क्वेश्चन के थ्रू कि किस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार के लिमिट्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। दो फंक्शन दे रखा है, उनका लिमिट एग्जिस्टेंस चेक करना है आपका। एक का x इक्वल टू 4 में और दूसरे का x इक्वल टू 0 में। ठीक बात है। चलो, अगर मैं ध्यान से देखूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि पहला क्वेश्चन देखो। तो आप जानते हो अच्छे से, लास्ट क्लास में हमने अच्छे से ये चीज डिस्कस की थी। देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में कंफर्टेबल रहना चाहते हो, एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन में कंटिन्यूटी पूछेगा। यही क्वेश्चन अभी मैं आपको कंटिन्यूटी के लिए क्लास 12 में सेम क्वेश्चन मिलेगा, एज इट इज सेम क्वेश्चन नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा। बस आपको लिमिट के जगह पे कंटिन्यूअस है या नहीं फंक्शन इस पॉइंट में वो पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा वैल्यू आ गया, बस लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू। यही चीज को मैं कंटिन्यूटी का अभी मैं आपको करा दूंगा। समझ में आ रहा है ना। अगर ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, अगर ये सारे क्वेश्चन आपका भेजे में नहीं घुसा, याद रखिएगा दोस्त, आप कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में हार मान जाएंगे। तो अगर उधर आपको बच के रहना है तो आप अभी मेरे साथ कुछ देर के लिए ये सारे क्वेश्चन में एटलीस्ट कंफर्टेबल होना सीख जाइए। अदरवाइज एलएचएल आरएचएल कैलकुलेशन अगर आपको नहीं आया तो आप उधर कुछ नहीं कर पाएंगे। बुरा मत मानिए, बट ये पूरा सच है। अभी मैं आपको इसी क्वेश्चन को कंटिन्यूटी का बना करके करा दूंगा। देखिए जरा ध्यान से। एफ क्या दे रखा है आपको, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x माइनस 4। कब? जब x 4 के इक्वल नहीं है। और जब x का वैल्यू 4 के इक्वल है तो फंक्शनल वैल्यू क्या है? फंक्शनल वैल्यू दैट इज फंक्शन का वैल्यू एट x इक्वल टू 4 क्या है? 0 है। आपको बोला गया क्या फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, चेक करो। ठीक है, तो अगर फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है x इक्वल टू 4 में, वो चेक करना है। तो 4 पे तो ये फंक्शनल वैल्यू 0 है। तो 4 पे आपको क्या करना पड़ेगा? 4 का नेबरहुड में आपको लिमिटिंग वैल्यू देखना पड़ेगा, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर वो दोनों लिमिट इक्वल हुआ और दोनों के दोनों एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल हुआ, तभी जाकर के हम बोल सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और वही फाइनाइट क्वांटिटी अगर फंक्शनल वैल्यू हो गया, दैट इज 0 हो गया, तभी जाकर के अपन डायरेक्टली ये कमेंट कर सकते हैं कि फंक्शन जो होगा वो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा एट दैट पॉइंट। ठीक बात है। चलो जरा ध्यान से शुरू करते हैं। ठीक है, प्रॉपर्ली एक क्वेश्चन ऐसे समझाऊंगा कि सफिशिएंट है, सारा कहानी तेरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इतना एफर्ट डाल दूंगा इसी क्वेश्चन के ऊपर कि सारी चीज तेरा क्लियर हो जाएगा, इसी के थ्रू में बताने का। इसीलिए मैं लिंक करके पढ़ाना पसंद करता हूं। समझ में आ रहा है ना, कि लिंक करना सीखो चीजों को, तो आसान हो जाएगा काफी आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। अगर मैं इसका एलएचएल के बारे में बात करूं आपको, तो आप देखोगे एलएचएल वगैरह छोड़ो, पहले तो अपन इसको डिफाइन कर देते हैं और प्रॉपर्ली डेफिनेशन इसका जानते हैं, है ना। मॉड्यूलस वगैरह को अपन डिफाइन किए है ना पहले, तो उसी चीज को देख लेते हैं। 0 कब होगा? जब x का वैल्यू 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अभी मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 को मैं x माइनस 4 कब लिख पाऊंगा? जब x माइनस 4 ग्रेटर देन 0 होगा। और मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 4 को माइनस ऑफ x माइनस 4 कब लिख पाऊंगा? जब मेरा x माइनस 4 अपने आप में क्या होगा? लेस देन 0 होगा। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है। तो ये क्या हो गया? 1 हो गया, और ये क्या हो गया? -1, और ये क्या हो गया? 0 हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो ये x ग्रेटर देन 4 है, ये x लेस देन 4 है, और ये x इक्वल टू 4 है। अभी जरा ध्यान से देखना मेरे बात। ठीक है, अगर मैं एलएचएल का बात करूं, तो वो क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस f ऑफ x। लिमिट x टेंडिंग टू 4 माइनस f ऑफ x। अभी क्लियरली एक चीज देख सकते हो कि व्हाट इज x जब 4 माइनस है मतलब 3.999 है, तो fx क्या है? 3.999 मतलब 4 से छोटा, उस वक्त fx क्या है? -1। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? -1 के इक्वल आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और अगर मैं RHL का बात करूं, तो वो आपको क्या मिल रहा होगा? x टेंडिंग टू 4 प्लस f ऑफ x। समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये 4 प्लस जब भी मैं डालूंगा तो ये कितना आ जाएगा? +1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, क्या दोनों इक्वल आया? दोनों के दोनों फाइनाइट आया, अपने आप में दोनों एग्जिस्ट कर रहे, बट क्या दोनों इक्वल आया? नहीं आया। तो हम क्या लिखेंगे? एज LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट ऑफ फंक्शन does not exist at x is equal to 4. लिमिट ऑफ फंक्शन does not exist at x equal to 4. समझ में आ रहा है? क्लियर है। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हुआ
तो फंक्शन कंटिन्यूअस होने का तो कोई सवाल होता ही नहीं है उस जगह पे। अगर लिमिट एग्जिस्ट होता है तभी तो जाकर के कंटिन्यूटी के बारे में सोचेंगे ना। अगर लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा है तो क्या फंक्शन कंटिन्यूअस होने का कोई चांस बनता है? बिल्कुल नहीं बनता है। समझ में आ रहा है? क्लियर है भाई? चलो, तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी नहीं हुआ क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अभी मान ले सॉल्व वगैरह करके अगर ये आ जाता तुम्हारा 2 और ये भी आ जाता 2, तो LHL RHL इक्वल हो गया और दोनों एक फाइनाइट वैल्यू के इक्वल है, तो हम लिमिट को क्या कराते? एग्जिस्ट हो जाता लिमिट एट x इक्वल टू 4। उस वक्त एग्जिस्ट हो जाता फंक्शन का लिमिट एट x इक्वल टू 4 अगर दोनों 2 आ रहा होगा। बट ये जो लिमिटिंग वैल्यू आया वो कौन है? 2 है। ये 2 कहीं ना कहीं फंक्शनल वैल्यू दैट इज f of 4 लिमिट fx x टेंडिंग टू 4 जो है वो कहीं ना कहीं f of 4 के इक्वल नहीं हो पा रहा है, विच इज द फंक्शनल वैल्यू, इसीलिए फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। बट अगर यहां पे भी 2 दे देता है तो मैं बोलूंगा कि अगर ये इसके इक्वल हो गया, अगर ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, तो हम क्या बोल देंगे साथों साथ कि फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूअस हो जाएगा एट दैट पॉइंट। बस वही फंडा है, ठीक है। और बहुत सारे बुक्स में आपको ना क्या इधर जो चीज है ना वो कुछ और तरीके से दिखेगा। जैसे मैं आपको चलो बता ही देता हूं, मैं आपको, ठीक है, बता ही देता हूं। जैसे आपको LHL इस प्रकार से मिलेगा, देखोगे LHL क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू 4 पे चेक कर रहे हो तो 4 माइनस लिखोगे, 4 माइनस f ऑफ x लिखोगे, ठीक है ना। इसी चीज को बोलो h वाला डेफिनेशन से लिखेंगे, याद है? लिमिट fx x टेंडिंग टू a माइनस, उसको मैंने क्या लिखना सिखाया था? h टेंडिंग टू 0 अगर लिख देंगे तो यहाँ पे a माइनस h होता है और RHL में a प्लस h होता है, याद है? तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, अभी ये 4 माइनस h आ जाएगा यहाँ पे x के जगह पे, और नीचे भी 4 माइनस h माइनस 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये अगर कंटिन्यू करोगे तो ये कितना हो जाएगा? मॉड्यूलस ऑफ माइनस h डिवाइडेड बाय ये नीचे वाला कितना? माइनस h। अभी जरा ध्यान से देखना, मैं आपको हमेशा ये बोल के रखा कि h जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। h का दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, h हमेशा पॉजिटिव है और बहुत ही छोटा पॉजिटिव क्वांटिटी है, दैट इज 0 के बहुत नजदीक है और 1 के कंपेयर में बहुत ही छोटा है ये। समझ में आ रहा है ना? तो अगर h पॉजिटिव है तो माइनस h नेगेटिव है। अगर माइनस h नेगेटिव हो गया तो क्या होगा? एक बार सोचना, माइनस h अगर नेगेटिव हो गया तो मॉड्यूलस ऑफ माइनस h क्या होगा? माइनस ऑफ माइनस h। समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है? और यहां से माइनस h कैंसिल होकर आंसर कहीं ना कहीं -1 आएगा जो आपको यहाँ पे मिल रहा था। समझ में आ रहा है? और अगर RHL निकालते तो यहाँ पे 4 प्लस h लिखते, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस, तो आंसर क्या था? मॉड h बाई h। अगर h टेंडिंग टू 0 है, 0 को तो एक ही साइड से टेंड करेगा, पॉजिटिव साइड से बोल के दिया था, नेगेटिव का कोई गुंजाइश नहीं है, तो 0.001 अगर मॉड्यूलस लेते तो वही आएगा, दैट इज मॉड h विल बी प्लस h, ठीक है। और h बाई h तब क्या आएगा? +1 आएगा जब आप RHL कैलकुलेट करोगे। तो कैलकुलेशन आप इस प्रकार से भी कर सकते हो और इस प्रकार से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर डायरेक्ट लिखोगे तो इस प्रकार से डिफाइन करके देना होगा, और अगर आप इस प्रकार से करना चाहते हो तो डिफाइन करने का भी जरूरत नहीं है, डायरेक्टली इसी जगह से आप LHL RHL निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, ठीक है। किताब मतलब ज्यादा मत देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं ऐसे ही जिस टॉपिक मेरे को मन करता है कि बच्चे से मेरे को फॉलो करे, मैं बोल देता हूँ डायरेक्टली, ठीक है। ब्लाइंडली सर को फॉलो कर, कैलकुलस तेरा जेब में। ब्लाइंडली सर को फॉलो कर, ये कैलकुलस तेरा जेब में गारंटेड है, गारंटेड। मुफ्त में डाल दूंगा अगर बोलूंगा, एक एक बात को मानते रहेगा। समझ में आ रहा है ना? किताब 10 किताब ढूंढेगा, 10 जगह पे 10 चीज लिखा हुआ रहेगा। तेरे को अभी मैं दिखा सकता हूं कि कितने सारे किताब में एक बेसिक चीज, लिमिट का डेफिनेशन गलत लिखा हुआ है। जितने भी बोर्ड्स का किताब है, एनसीईआरटी ले ले, चांद ले ले, आर डी शर्मा ले ले, सारी किताब निकाल, सारे के सारे किताब में देखेगा लिमिट का बेसिक डेफिनेशन गलत है, ठीक है ना। एलएचएल इक्वल टू आरएचएल, अरे भाई कहा है? एलएचएल बराबर आरएचएल के साथ एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल होना चाहिए, तभी जाकर के लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं। ये देखो ये क्वेश्चन, लिमिट 1 बाई मॉड एक्स एक्स टेंडिंग टू 0, बोले एलएचएल क्या है सर? x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस पे ये क्या होगा? मॉड्यूलस लगने के बाद -0.001 बैठा है ना, मॉड्यूलस लगने के बाद +0.001 होगा, मतलब ये प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा। और 0 प्लस अगर पुट करे तब भी प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा, मतलब इसका LHL हो गया या फिर RHL हो गया, दोनों ही प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो वो लोगों का जवाब है कि दोनों इक्वल हो गया तो लिमिट एग्जिस्ट होगा। अरे नहीं भाई, जब तक एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल नहीं होगा ये चीज, तब तक लिमिट एग्जिस्टेंस नहीं बोल सकते हम। समझ आ रहा है क्या? तो इस चीज को ध्यान से समझना है, ठीक है, ठीक है ना, इस चीज को ध्यान से समझना है, ठीक है। अपन अपना बात बोल दिया, अपना बात
अभी आपको जो करना है आप करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ये दोनों मैंने बता दी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं कि उधर क्या बता रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है इस प्रकार की क्वेश्चन, बस सेम कंटिन्यूटी का शेप में मिल जाएगा क्वेश्चन। बस इस जगह पे आपको लिमिट एग्जिस्टेंस दे दिया ना और बोला एमएन निकालो, सेम क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बस ये बोल देगा कि इफ द फंक्शंस आर कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एट x इक्वल टू 0 तब m और n का वैल्यू निकालो। और अगर कंटीन्यूअस होता है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 में, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब तो कहीं यही है ना बात कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट हो रहा है। बिकॉज कंटिन्यूटी होने के लिए फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट होना जरूरी है, बट लिमिट एग्जिस्ट अगर होता है तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट होने के साथ साथ जब वो फंक्शनल वैल्यू के इक्वल होगा तभी जाकर के फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक बात है, चल आगे देखते हैं। आगे देखो तो फंक्शन यहाँ पे दे रखा है, बोल रखा है कि अगर लिमिट fx x टेंडिंग टू 0 एंड लिमिट fx x टेंडिंग टू 1 एग्जिस्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n। ये डिफाइंड फंक्शन है, मतलब अलग अलग इंटरवल में अलग अलग फंक्शन डिफाइन करके दिया है, इसको हम पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन बोलते हैं। तो आपको लिमिट fx x टेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट बोलने का मतलब क्या है आप समझ सकते हो। बोल रहा है कि fx का लिमिट x इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है, उसका मतलब ही तो है ना कि लिमिट fx x टेंडिंग टू 0 एग्जिस्ट। अगर कोई लिमिट fx, मैं आपको ये सब बता चुका हूं, इक्वल टू 2 लिख देता तो क्या समझोगे? अरे भाई इसका वैल्यू 2 आ रहा है मतलब इसका लिमिट fx का लिमिट x इक्वल टू 0 में एग्जिस्ट कर रहा है और उसका लिमिटिंग वैल्यू है 2। दैट इज LHL सेम हो रहा है और वो दोनों किसके सेम हो रहा है? 2 के सेम हो रहा है, 2 के इक्वल हो रहा है। समझ में आ रहा है ना? वही चीज आपको समझना है इस चीज को देख करके। अभी प्रॉपर्ली देखिए आगे, ठीक है, देखिए आगे, देखो ध्यान से देखो। बोल रखा है कि लिमिट, पहले तो फंक्शन लिख देते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉल्यूशन बोर्ड के मास्टर को खुश करने का सॉल्यूशन देखो, ध्यान से देखो, ठीक है। वी हैव एग्जैक्ट चीज लिख रहा हूं, ठीक है। fx mx स्क्वायर प्लस n x लेस देन 0 nx प्लस m 0x1 और ये हो जाएगा nx क्यूब प्लस m x ग्रेटर देन 1। ठीक बात है। तो फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m एंड n लिमिट बोथ द लिमिट एग्जिस्ट। तो आप सबसे पहले लिखो एज लिमिट ऑफ fx x टेंडिंग टू 0 एंड लिमिट ऑफ fx x टेंडिंग टू 1 एग्जिस्ट। एक भाई एक चीज पहली मैं बार बार बोल रहा हूं और आखिरी बार बोलूंगा, याद रखना। ये सब करा रहा हूं, अभी बोलेगा सर ये तो आप बोर्ड के लिए करा रहे हो, नहीं, ये 11th बोर्ड के लिए बिल्कुल सही है, बट ये अगर नहीं आता है तो 12th बोर्ड भी नहीं निकलेगा मेरे से, पहले बता रहे। कंटिन्यूटी में सेम चीज लिखना होगा और वापस नहीं लिखाएंगे, ठीक है, सेम चीज लिखना होगा एज इट इज। एज लिमिट fx x टेंडिंग टू 0 एंड लिमिट fx x टेंडिंग टू 1 एग्जिस्ट, देयरफॉर at x is equal to 0 and at x equal to 1 LHL is equal to RHL। ठीक है, और इधर भी आपको क्या मिलेगा? LHL is equal to RHL। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चल इधर LHL लिखो, क्या होगा? लिमिट fx x टेंडिंग टू 0 माइनस, और इधर क्या आएगा? लिमिट fx x टेंडिंग टू 0 प्लस। ठीक है, अगर पसंद नहीं है x टेंडिंग टू 0 माइनस लिखना तो लिख सकता है h टेंडिंग टू 0, और इधर लिख सकता है 0 माइनस h, और इसको लिख सकता है h टेंडिंग टू 0, और इसको लिख सकता है 0 प्लस h। सही बात है। चल तो LHL में फंक्शन कौन है? देखो 0 से x का वैल्यू जब 0 से छोटा है, 0 से जब छोटा है तो फंक्शन कौन है? mx स्क्वायर प्लस n है। तो ये f ऑफ माइनस h है, तो ये हो जाएगा m ऑफ माइनस h होल स्क्वायर प्लस m इज इक्वल टू 0 प्लस में फंक्शन कौन है? nx प्लस m है, दैट इज क्या हो जाएगा? nh प्लस m हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? चलो तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये mh स्क्वायर माइनस nh इज इक्वल टू n, अगर उस तरफ चला गया तो ये m माइनस n हो जाएगा। सही बात है। चलो तो यहां से तो कहीं ना कहीं अगर मैं ध्यान से देखूं
अरे ये लिमिट में क्यों छोड़ दिया, क्या कर रहा है, दिमाग खराब हो गया क्या, लिमिट छोड़ दिया यार, लिमिट h टेंडिंग टू 0 तो होना चाहिए ना, और इधर क्या लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या आएगा आपका nh प्लस m, क्योंकि f ऑफ h और इधर f ऑफ माइनस h आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा h टेंडिंग टू 0 0 पुट करो तो ये n आएगा और उधर m आएगा, मतलब m इज इक्वल टू क्या मिल गया, n मिल गया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। आगे देखते हैं उधर से क्या मिल रहा है, उधर से लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस, मतलब क्या आप h में अगर लिखते हो तो h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 माइनस, मतलब 1 से थोड़ा पीछे, अगर x का वैल्यू 1 से थोड़ा पीछे है तो फंक्शन ये वाला है, तो इधर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 n इंटू 1 माइनस h प्लस m, और इधर हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 प्लस h कितना होगा 1 से थोड़ा बड़ा, तो ये हो जाएगा आपका n ऑफ 1 प्लस h होल क्यूब प्लस m, सही बात है, तो h का वैल्यू अगर 0 डालोगे तो इधर कितना होगा n प्लस m, और h का वैल्यू अगर 0 डालेंगे तो इधर कितना होगा भाई, इधर भी हो जाएगा कहीं ना कहीं n प्लस m, ठीक है, इधर भी हो जाएगा n प्लस m और इधर भी हो जाएगा n प्लस m, ठीक है, तो कहानी में तो कोई चेंजेस आया ही नहीं, मतलब इधर बोल रहा है n इक्वल टू m और इधर बोल रहा है n प्लस m इक्वल टू m प्लस m बराबर, मतलब m और n इक्वल होगा, m और n का वैल्यू इक्वल होगा, और दोनों ही क्या हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, और तो कोई सॉल्यूशन, कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन तो आया ही नहीं ना, आंसर में चेक कर लेता हूँ एक बार तो पता चल जाएगा आंसर क्या है। अगर मैं आंसर ध्यान से देखूं तो आंसर भी आपको वही दे रखा है कि m and n आर रियल नंबर्स एंड m इज इक्वल टू n, ठीक है, रियल या फिर कोई भी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है अगर आप ध्यान से देखो, बट कंडीशन जो होगा वो क्या होगा m इक्वल टू n, बट अगर मैं इसको थोड़ा सा प्रॉपर्ली यहाँ पे 2 वगैरह लगा देता हूँ तो प्रॉपर्ली जो है यहाँ पे अगर मैं एक 2 ही लगा देता हूँ तो ये 2n इज इक्वल टू n हो जाएगा, तो n का वैल्यू कहीं ना कहीं 0 हो जाएगा और m का वैल्यू भी 0 होगा, मतलब तब आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा, बट अब की बार आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन है बिकॉज क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है, चलो तो समझ गए, इसी प्रकार के क्वेश्चन बस आगे आ जाएगा कि फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m and n द फंक्शन f(x) इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0 एंड 1, तो बस यहाँ पे इक्वल टू क्या ले लोगे f0 और यहाँ पे इक्वल टू ले लोगे f ऑफ 1, ठीक है, तो f0 के अगर इक्वल ले लेंगे तो 0 पे इक्वलिटी तो यहाँ पे है, तो 0 डालेंगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा m के इक्वल, और इधर f ऑफ 1 के इक्वल होगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा n प्लस m के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो उससे सॉल्व होगा, ठीक है ना, बस एक कंडीशन एक्स्ट्रा आ जाएगा, बाकी लिखना विखना सब कुछ सेम है। समझ आ रहा है मेरी बात, बस ध्यान से, है ना भाई, चलो आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं, चलो एग्जिस्टेंस बता रखा है मैंने आपको अच्छे से, आगे देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस। इधर देखो एक और क्वेश्चन एग्जिस्टेंस का, f(x) बराबर क्या दे रखा है, e पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई e टू द पावर 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है, वी हैव दिस फंक्शन, ठीक है, सेम क्वेश्चन कंटिन्यूटी का शीट में है बट कंटिन्यूटी में क्वेश्चन, ठीक है, एट x इक्वल टू 0 सबसे पहले उधर भी आपको LHL RHL निकालना पड़ेगा, इधर भी LHL क्या हो जाएगा, h में अगर लिखना चाहता है तो लिख दे, बोर्ड वालों को ज्यादा पसंद है h टेंडिंग टू 0, ठीक है, e टू दी पावर h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ठीक है ना, क्योंकि 0 पे चेक कर रहे हो ना, जहां पे चेक करते हो x इक्वल टू a पे चेक करते हो तो फॉर्मूला था a माइनस h, तो कैसे आया फॉर्मूला सब कुछ डिटेल में बता रखा है, f ऑफ माइनस h क्या होगा, e टू दी पावर 1 बाई माइनस h माइनस 1 और e टू दी पावर 1 बाई माइनस h प्लस 1, सही बात है, चल इन लिमिट h टेंडिंग टू 0 ये कितना हो जाएगा 1 बाई e टू दी पावर 1 बाई h, 1 बाई e टू दी पावर 1 बाई h हो जाएगा प्लस माइनस 1 है, और इधर कितना 1 बाई e टू दी पावर 1 बाई h प्लस 1, अभी h अगर 0 को टेंड कर रहा है तो 1 बाई h किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी को, तो e टू दी पावर इंफिनिटी इंफिनिटी एंड 1 बाई इंफिनिटी विल टेंड टू 0, समझ में आ रहा है ना, कैसे लिखना है, as h tending to 0 1 by h tend to infinity and e to the power 1 by h tending to infinity, because e to the power infinity किसको टेंड करेगा, इंफिनिटी को टेंड करेगा, अगर ये बेस 1 से छोटा होता तब ये 0 को टेंड करता, ठीक है, and e to the power minus 1 by h tending to 0, तो अगर ये 0 को टेंड कर रहा है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू जो हो जाएगा वो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ठीक है,
आंसर जो है वो मैं क्या लिखूंगा, -1। समझ में आ रहा है, क्लियर है। वही चीज बस आपको एडिट करके आरएचएल निकाल देना, यहाँ पे आर लिखना है, यहाँ पे प्लस लिखना है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस। समझ में आ रहा है ना। और तब की बार आपको क्या कुछ नहीं करना है, एक्सप्रेशन जो बनेगा आपका क्या बनेगा, देखो जरा ध्यान से देखो, आरएचएल का एक्सप्रेशन बनेगा ये, ठीक है। तब अगर आप ध्यान से देखोगे तो बोलोगे सर ये तो इंफिनिटी -1 बाई इंफिनिटी प्लस 1 हो गया। तो इंफिनिटी माइनस क्या 1 क्या होता है, इंफिनिटी ही होता है। इंफिनिटी से एक हटा दोगे, समुद्र से एक बूंद पानी हटाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐड करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी है, व्हिच इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। समझ में आ रहा है ना। अगर ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो इसको सॉल्व करने का तरीका लॉपिटल रूल तो है ही, बट अब की बार मैं आपको बेसिक फंडामेंटल से बोलूंगा कि जब भी इंफिनिटी का रूल आता है, जब भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी इंडिटरमिनेसी आपके सामने आता है, आप डायरेक्टली न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हाईएस्ट डिग्री से डिवाइड कर दोगे। दोनों को किससे डिवाइड कर दोगे, हाईएस्ट डिग्री से, जिसके वजह से वो इंफिनिटी बन रहा है उससे डिवाइड कर दोगे। जैसे यहाँ पे हाईएस्ट कौन होगा, हाईएस्ट डिग्री तो नहीं बोल पाएंगे, बट जिस वजह से इंफिनिटी हो रहा है वो कौन है, ये नालायक है, तो इसी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा तेरा e⁻⁻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 ⁻
कर रहा है, यहाँ पे भी जीरो को टेंड कर रहा है, तो e टू द पावर माइनस 1 बाई किसको टेंड कर रहा है, जीरो को। तो ये क्या हो जाएगा, ये खाली हो जाएगा 1 माइनस 0 बाई 1 प्लस 0, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो RHL आ रहा है 1 और LHL आ रहा है -1। क्या दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो लिखोगे as LHL not equal to RHL, therefore limit of the function does not exist at x equal to 1। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो कंटीन्यूअस होने का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। समझ आ रहा है, क्लियर है। चलो अगला वाला देखो, fx इक्वल टू x बाई बॉक्स x बराबर fx बराबर x बाई बॉक्स x। कहां पे पूछा है, x इक्वल टू 2 पे। अगर मैं LHL पूछूं डायरेक्टली कर देते ये एज वेज ना करके, ठीक है। अब डायरेक्टली करो, अगर एज से करना है तो आप करके देख लीजिएगा। अगर 0 माइनस पे मैं सोचूं, अगर मैं 0 माइनस पे सोचूं तो ये तो 0 के बहुत नजदीक रहेगा। अगर मैं 0 माइनस पुट करके देखूं, जरा अब ध्यान से देखो मेरे साथ साथ, अगर मैं 0 माइनस ध्यान से पुट करके देखूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, एक बार ध्यान से बोल के देखो, ये क्या हो जाएगा, समझ आ जाएगा सारे खेल आपको। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 माइनस पे ये वैल्यू जो है, ये कौन सा वैल्यू देगा आपको, ये वैल्यू देगा -0.00001 के आसपास, ठीक है। और 0 माइनस पे ये जो देगा वो क्या देगा, -0.001 का जो बॉक्स होगा वो क्या होगा, -1 होगा। तो इतना छोटा वैल्यू जो कि 0 के नजदीक है, डिवाइडेड बाई -1, आंसर क्या आएगा, वो तो 0 के आसपास ही आएगा ना भाई। 1 से अगर डिवाइड माइनस माइनस उड़ा दो, अगर 1 से इसको डिवाइड करते तब तो यही आएगा, 0.001 ही तो बचेगा। और उसका अगर लिमिट करेंगे तो आंसर किसके आसपास आएगा, 0 ही आएगा। तो RHL क्या बन रहा है, 0 बन रहा है। समझ में आ रहा है। ओह सॉरी मैंने गलत कर रखा है यार, 0 पे क्यों चेक कर रहा हूं, क्वेश्चन तो दूसरे जगह पे पूछा है, 2 पे पूछा है, ठीक है। फिर भी 0 पे अगर करना चाहते हो कर लेना, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा बिकॉज RHL उसका एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना। RHL सिस्टम का डोमेन में नहीं है ना, 0 का RHL जो है वो डोमेन में नहीं होगा, वन साइडेड बन जाएगा सिस्टम, ठीक है। तो अगर 2 पे आपको चेक करना है तो यहाँ पे 2 माइनस मतलब 1.99999 और 2 माइनस 1.999 का बॉक्स क्या है, 1 है, ठीक है। और लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस, अभी 1.999 ही तो आया आंसर, उसको जब लिमिट करोगे तो आंसर क्या लिखोगे, 2। तो LHL पर 2 आपको पता चल गया। और RHL का अगर मैं बात करूं तो RHL क्या आएगा, 2.00001। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। डिवाइडेड बाई 2.001 का जो बॉक्स होगा वो क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। तो 2.001 को अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो कहीं 1.001 के आसपास आएगा, और उसको जब लिमिट करोगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो RHL आ गया 1 और LHL आ गया 2। क्या फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। तो लिमिट क्या लिखोगे, कमेंट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज LHL और RHL दोनों इक्वल नहीं हो रहे। आंसर मैं देख लेता हूं एक बार, हाँ बिल्कुल बराबर सही है। चलो अभी अगला वाला अगर मैं देखूं तो fx इक्वल टू साइन 1/x एट x इक्वल टू 0। अभी देखो भाई 0 प्लस में RHL निकालोगे और 0 माइनस में LHL निकालोगे। भाई 0 प्लस करो या फिर 0 माइनस करो, 1/x किसको टेंड करेगा, 0 प्लस जब करोगे तो प्लस इंफिनिटी को टेंड करेगा, और 0 माइनस जब करोगे तो माइनस इंफिनिटी को टेंड करेगा। तो आपके पास RHL के केस में क्या मिलने वाला है, RHL के केस में साइन ऑफ प्लस इंफिनिटी मिलने वाला है, और LHL के केस में क्या मिलने वाला है, साइन ऑफ माइनस इंफिनिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में जाकर के x साइन 1/x
x टू दी पावर m sin 1 बाई x, इस प्रकार की चीजें मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईआईटी पूछ रखा है, जेईई मेंस पूछ रखा है, फिर बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, एनसीईआरटी का भी सवाल है, ये मतलब हर जगह पे है। इसको ध्यान से समझ लो भाई, इस चीज का नेचर को। बट सिर्फ ये अकेला नहीं आएगा, इसके साथ x या फिर x स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा मैं बता के दूंगा, ताकि आंसर मतलब फाइनाइट आ जाए। समझ में आ रहा है ना? अभी देखो, साइन प्लस इंफिनिटी हो या साइन माइनस इंफिनिटी हो, साइन का ग्राफ पूरा दुनिया जानता है, जानता ही नहीं जानता है, ऐसे ऐसे होता रहता है पीरियड। अभी प्लस इंफिनिटी हो या फिर माइनस इंफिनिटी हो, दोनों तरफ हो करके साइन प्लस इंफिनिटी में कौन सा इंफिनिटी का बात कर रहे हो वही समझ नहीं आता है। तो आंसर जो है वो इतना कमेंट कर पाएंगे कि -1 से 1 होगा, ये भी -1 से 1 के अंदर एक फाइनाइट आंसर होगा। बट क्या होगा वो तो मैं बोल नहीं पाऊंगा ना, क्या होगा मैं बोल नहीं पाऊंगा। समझ में आ रहा है ना? एग्जैक्टली क्या होगा, दोनों इक्वल होगा या नहीं बोल नहीं पाऊंगा। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डज नॉट एग्जिस्ट बोला जाता है एट x इक्वल टू 0। ठीक है, ये x इक्वल टू 0 में, इसीलिए इस लिमिट को क्या बोलते हैं हम, डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली cos ऑफ 1 बाई x, x इक्वल टू 0 में सिमिलर नेचर शो करता है। cos प्लस इंफिनिटी या cos माइनस इंफिनिटी, इतना तो पता है कि दोनों का आंसर ही -1 से 1 के अंदर आएगा, बट क्या आएगा वो तो नहीं पता। इक्वल कैसे कमेंट करेंगे, अगर इक्वल कमेंट नहीं कर पाए तो एग्जिस्ट कैसे करेगा लिमिट, एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसीलिए sin 1 बाई x cos 1 बाई x फेमस लिमिट है, x इक्वल टू 0 में एग्जिस्ट नहीं करता है। और दोनों को ही अपन क्या बोलते हैं, इस प्रकार के लिमिट्स को अपन ऑसिलेटिंग लिमिट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑसिलेटिंग लिमिट्स। जो पॉइंट है ना x इक्वल टू 0, बड़ा फेमस पॉइंट है, उसके आसपास ऑसिलेट करता रहता है sin 1 बाई x cos 1 बाई x। अगर तो ऑफलाइन क्लास में होता, मोबाइल में सॉफ्टवेयर में ग्राफ बना करके दिखा देता sin 1 बाई x और cos 1 बाई x का। अभी मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, तो देखने का प्रयास कीजिएगा किस प्रकार से उसका नेचर होगा उसके आसपास। ठीक है, कभी भी एडवांस पूछ सकता है इसके बारे में, है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें पूछ रखा है उन्होंने। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से देखूं तो मेरे साथ देखने की कोशिश कर, मेरे को जहां तक याद है मैं बना करके दिखा रहा हूं। ठीक है, एग्जैक्ट बना पाऊंगा नहीं उसका गारंटी नहीं है, बट अगर किसी को याद रहता तो मुझे बोलना, मैं स्क्रीनशॉट लेके भेजूंगा। ध्यान से देखो, है ना, 0 पे वो टच नहीं करता, लेकिन 0 पे टच नहीं करता है, बट 0 के आसपास में सर बहुत श्रिंक हो जाता है ग्राफ। मतलब बहुत, ये सारे कर्व है, ये मतलब ये एक ऐसे शार्प कॉर्नर नहीं है। फिर धीरे धीरे बाद जाकर के ये फैलना शुरू होता है, इस प्रकार से होता है। समझ में आ रहा है ना? बहुत श्रिंक हो जाता है ग्राफ, बहुत श्रिंक हो जाता है। मेरा शायद ओवरलैप हो रहा है, ये एक्चुअली ओवरलैप नहीं होता है, आप समझ सकते हो, ये बहुत ही लेंथ कम होता है, फिर जाकर के धीरे धीरे फैलना शुरू होता है। इस प्रकार से होता है ऑसिलेटिंग लिमिट्स का नेचर। ठीक है, 0 के आसपास बहुत ज्यादा जंप करता रहेगा, एकदम श्रिंक हो जाएगा, है ना, ऑसिलेट करता रहेगा। समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार की दोनों फेमस लिमिट है, याद रखिएगा। sin 1 बाई x cos 1 बाई x दोनों का अपन ऑसिलेटिंग लिमिट बोलते हैं, x इक्वल टू 0। एग्जिस्ट नहीं करता x इक्वल टू 0 में, इसीलिए देखोगे ना यहाँ पे वो 0 पे टच नहीं करता है कभी। ठीक है, 0 पे टच नहीं करता है कभी। ठीक है, तो 0 पे उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो यहां तक हो गया, एग्जिस्टेंस में मैंने प्रॉपर्ली आपको समझा दिया और बात कर ली, और किस प्रकार से ये कंटिन्यूटी वगैरह में काम आएगा बहुत ज्यादा, वो भी मैंने बता रखा है आपको। ठीक है, अभी चलिए चलते हैं और बेसिक कुछ लिमिट्स का इवोल्यूट कैसे किया जाता है उनको, वो सारी चीजें देखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस लिए मैंने। इवोल्यूट द फॉलोइंग लिमिट्स आपको वैल्यू निकालना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने बोला था आपको कि अगर स्पेशल फंक्शन नहीं होता है तो ये मान के आपको चलना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी। ठीक है, स्पेशल फंक्शंस यानी कि वही जो 4 प्रकार के फंक्शन बोला था, सिग्नम, ग्रेटेस्ट, फ्रैक्शन और मॉड्यूलस, उनके अलावा बाकी लगभग मानना है कि एचएस एलएचएल आरएचएल बराबर आएगा। अगर कंफ्यूजन है आप चेक करके देख सकते हो, बराबर आएगा दोनों से। डायरेक्टली लिमिट सॉल्व करना सीख जाओ यूजिंग द फॉर्मूला। ठीक है, जो मैंने फॉर्मूला आपको लास्ट लेक्चर में देके दिया था, उन्हीं फॉर्मूला का एप्लीकेशन मैं आपको सिखाऊंगा अभी। ठीक है, किस प्रकार से आप इनडिटर्मिनेंसी को रिमूव करोगे। ठीक है, और उसके बाद आगे जाकर के और अच्छे प्रकार से हम डीप में जाके कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। ये प्रॉपर्ली मैं आपको लिमिट्स का बस बेस बना रहा हूँ। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन किया जाता है विदाउट यूजिंग डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो देख लेते चलिए, है ना, और स्टडी करते थोड़ा तो समझ आएगा अपना आप चीजें, है ना। कुछ 20-25 क्वेश्चन करेंगे, एकदम बेसिक लिमिट्स लिए है। ठीक है ना। पहला लिमिट यहाँ पे आपको देखो, सबसे पहले ना मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इनडिटर्मिनेंसी चेक करो। अगर इनडिटर्मिनेंसी है ही नहीं तब तो आपको उल्लू बनाया ना, डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू निकल करके आ जाएगा ना। अगर इनडिटर्मिनेंसी होता ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, तब तो डायरेक्टली एब्सोल्यूट वैल्यू निकल करके आ जाएगा। ठीक है, आपको परेशान होने का जरूरत ही नहीं है। अगर इनडिटर्मिनेंसी है तो किस प्रकार की इनडिटर्मिनेंसी है वो आपको चेक करना जरूरी है, और जब तक वो रिमूव नहीं होता है हर स्टेप में आपको सिंप्लीफिकेशन करते जाना होगा, जब तक वो रिमूव नहीं होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे सबसे पहले x का वैल्यू 0 डाल करके देखो, x टेंडिंग टू 0 है ना,
x का वैल्यू टेंडिंग टू 0 तभी दिया सॉल्व करने के लिए जब x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन का वैल्यू नहीं आ रहा होगा, तभी तो दिया है। तो पुट करके देखो इंडिटरमिनेसी किस प्रकार का है। 0 पे डालेंगे तो इधर 1 + 1 2/1, मतलब क्या ये तो 2/1 आ रहा है, ये तो कोई इंडिटरमिनेसी होता ही नहीं है, मतलब ये आपको उल्लू बनाया डायरेक्टली। इसका आंसर आप x इक्वल टू 0 में इसका लिमिटिंग वैल्यू जो है वही उसका एब्सोल्यूट वैल्यू है। हकीकत में इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ही एग्जिस्ट कर रहा था, बट आपको यहाँ पे सिंपली वो लोग फंसाया, ठीक है, और कुछ नहीं क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे चलते चलिए और देखते हैं कि उधर किस प्रकार का इनडिटरमिनेंसीज आपको मिल रहा है, ठीक है, या तो एब्सोल्यूट वैल्यू आ रहा होगा, ठीक है। चलो तो x टेंडिंग टू 2 का मतलब आप समझ रहे होंगे, पहले 2 डाल के देख लीजिए। 8 इधर हो जाएगा 12, 12 माइनस 12, हाँ 0 हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर अगर देखें तो 16, 32, डिनोमिनेटर भी 0, तो ये 0/0 प्रकार का इंडिटरमिनेंसीज है, तभी तो x टेंडिंग टू 2 पे लिमिटिंग वैल्यू पूछा है। अदरवाइज तो x इक्वल टू 2 में एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाता है, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रहा है, इंडिटरमिनेंसी आ रहा है, तभी तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल रहे हो आप। समझ में आ रहा है, क्लियर है। और कहीं ना कहीं इसका एलएचएस आरएचएस दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। आप जब सिंप्लीफिकेशन करोगे तब आप तुरंत खुद से ही चेक कर सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है ना। देखो अभी नीचे वाले को अगर मैं देखूं तो नीचे वाला तो एक परफेक्ट स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा हुआ है, दैट इज ये कहीं ना कहीं x² - 4 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है। और x² - 4 का होल स्क्वायर अगर है तो यहाँ पे x + 2 होल स्क्वायर और x - 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगले लाइन पे जा करके इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ x + 2 होल स्क्वायर इंटू x - 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देख x का वैल्यू 2 पे ये तो सही है, ये तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, बट ये नालायक 0 बन रहा है और इसी फैक्टर के लिए आपको इंडिटरमिनेसी मिल रहा था। नीचे भी 0 मिल रहा है, मतलब डेफिनेटली अगर ऊपर भी 0 आ रहा है तो ये x - 2 का फैक्टर ऊपर भी आपको मिल रहा होगा कहीं ना कहीं से, क्योंकि क्यूबिक है ना, क्वाड्रेटिक अगर होता तो ये सब बिना सोचे मैं फैक्टराइज कर देता, ठीक है। बट क्यूबिक है, उतना आसानी से फैक्टराइज नहीं कर सकती, इसीलिए मैं एक फैक्टर सोचा क्या हो सकता है। टू रिमूव इंडिटरमिनेसी इस फैक्टर को कैंसिल होना पड़ेगा, तो इसको ऊपर भी आना पड़ेगा। अगर ऊपर आना है तो इधर का भी एक फैक्टर जरूर x - 2 होगा। तो चलो फटाफट इसको डिवाइड मार के देख लेते, दूसरा फैक्टर मिल जाएगा। तो x - 2 से अगर डिवाइड कर देते इस चीज को तो कहीं ना कहीं क्या आ रहा होगा, रिमाइंडर 0 आना चाहिए होगा, तभी तो फैक्टर बनेगा ना भाई। तो ये -2x² हो गया, डिफरेंस कर देते -x² + 4 हो गया, सही बात है। -x डाल देते यहाँ पे, नहीं 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 गड़बड़ हो गया जी, -2x², सही है। बट यहाँ पे तो फंस रहे अपन लोग, फंस रहे ना भाई, फंस रहे, बुरे तरीके से फंस रहे, ठीक है। तो x - 2 तो फैक्टर नहीं हो रहा है, इसका हो रहा है क्या, रिमाइंडर x² देखो ना, x³ - 2x² डिफरेंस किया तो -x² + 4 आ गया, अभी -x डालेंगे तो -x² + 2x आ जाएगा, सही बात है। नहीं हो जाएगा, डिफरेंस करोगे तो -2x + 4 आ जाएगा, नहीं इधर -2 लगा दो तो ये -2x + 4 बन जाएगा, 0 आ रहा है, सही है। मतलब इसका 2 फैक्टर हो जाएगा, ये इसको अगर फैक्टराइज करें तो एक हो जाएगा x - 2, दूसरा हो जाएगा x² - x - 2, इधर हो जाएगा x - 2 और इधर हो जाएगा, इसको अगर वापस फैक्टराइज कर देते तो ये कितना हो जाएगा, इसको वापस फैक्टराइज करें तो ये x - 2 × x + 1 होगा ना भाई, तो ये होल स्क्वायर हो गया और ये x + 1 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है मेरी बात, पक्का। चलो तो यही वो जहरीला चीज है जिस चीज की वजह से इंडिटरमिनेसी आ रहा था। अभी दोनों को फैक्टराइज करने की वजह से होगा क्या, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो जाएगा और वो न्यूमरेटर भी अभी 0 नहीं हो सकता, बिकॉज ये गायब हो गया, ये गायब हो गया तो डिनोमिनेटर भी 0 नहीं हो सकते, मतलब इंडिटरमिनेसी जो है रिमूव हो गया। इस स्टेप में अगर चेक करोगे तो इंडिटरमिनेसी रहेगा, ठीक है। इस स्टेप भी चेक करोगे तो 0/0 है, बट एज आप इसको कैंसिल करोगे अगले लाइन पे जब इन दोनों फैक्टर को हटा दोगे, अभी आप 2 डाल करके देखो कोई इंडिटरमिनेसी नहीं मिलेगा, मतलब इंडिटरमिनेसी खत्म हो गया, रिमूव हो गया इंडिटरमिनेसी, मतलब आपका लिमिट सॉल्व हो गया। अभी x का वैल्यू 2 प्लस पुट करो या 2 माइनस पुट करो, जो भी पुट करोगे एलएचएल बराबर आएगा, तो डायरेक्टली आप x का वैल्यू 2 पुट करके ही आंसर निकाल सकते हो। दैट इज कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 डिवाइडेड बाय 2 + 2 4 का होल स्क्वायर कितना 16, तो 3/16 आ जाएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x = 2, बिकॉज़ एट x = 2 इसका एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं आ रहा था, और जो कि एक फाइनाइट वैल्यू है, इसीलिए हम बोलेंगे इसका लिमिट एट x = 2 एग्जिस्ट भी करेगा और इसका लिमिटिंग वैल्यू होगा 3/16, जबकि उसका एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो नहीं आ रहा था x = 2। एलएचएल आरएचएल दोनों अगर आप कैलकुलेट करके देखोगे प्रॉपर्ली, दोनों ही आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना देगा, 3/16 ही देगा। समझ में आ रहा है, क्लियर है।
तो कुछ इसी प्रकार से अपन जो है वो लिमिट का वैल्यू जो है वो निकालेंगे सॉल्व करके, ठीक है। जब तक इनडिटरमिनेंसी रह जाएगा तब तक आपको सॉल्व करते जाना होगा। जब इनडिटरमिनेंसी नहीं होगा तब आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो नंबर 3। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, सर ने बोला है कि सबसे पहले लिमिट सॉल्व करने से पहले सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप वैल्यू पुट करके चेक करो कि इनडिटरमिनेंसी है या नहीं, और अगर है तो कौन सा टाइप का इनडिटरमिनेंसी है। अगर आप यहाँ पे 1 प्लस डालोगे ना तो ये क्या हो जाएगा 2/0 इंफिनिटी प्लस 1/0 इंफिनिटी, तो इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी तो ये इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब इसका लिमिट का आंसर इंफिनिटी होगा, तो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, ठीक है ना, ये बच्चों का सिली मिस्टेक होता है बेसिकली, बट वो ध्यान नहीं दे पाते यहाँ पे एग्जैक्टली कहानी क्या है, ठीक है। क्यों ध्यान नहीं दे पाते मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे चक्कर क्या है। अगर मान ले इसको तू किसी भी एक साइड से RHL से टेंड कर रहा है तो 1 प्लस पुट करेगा, 1 प्लस पुट करेगा तो ये क्या आएगा माइनस आएगा ना, ये नेगेटिव आएगा ना, तो ये माइनस इंफिनिटी होगा। और 1 प्लस अगर पुट करेगा तो 1 प्लस -1 ये पॉजिटिव मतलब 0.001 आएगा, तो ये प्लस इंफिनिटी आएगा। मतलब कहने का मतलब ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बन रहा है, ठीक है। और अगर मैं LHL देखता हूं तो ये क्या होगा, ये 1 से छोटा होगा, तो 1 माइनस दिस ये कितना होगा मतलब 0.001 में आएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये 1 से अगर छोटा होता है तो 0.999 होगा ना, तो उसका होल स्क्वायर भी 0.999 होगा, तो 1 माइनस 0.999 विल बी 0.001, तो 2 बाई दैट विल बी प्लस इंफिनिटी। और इधर अगर मैं 1 से छोटा पुट करता हूं तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब दोनों तरफ से कुल मिलाकर के मुझे इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी मिल रहा है, अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो। बट अगर ऐसे ऊपर ऊपर एक्जैक्टली 1 डाल के ये भी इंफिनिटी प्लस ये भी इंफिनिटी, तो आंसर इंफिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट दे दोगे तो कहीं ना कहीं लफड़ा हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। इसीलिए छोटा छोटा चीजों को ध्यान से देखना चाहिए प्रॉपर्ली, समझ में आ रहा है ना। क्यों यहाँ पे ऐसे आपके साथ हो रहा था, बिकॉज यहाँ पे x-1 है और इसको अगर फैक्टराइज करोगे तो आपको 1 - x मिलेगा, समझ में आ रहा है। वैसे के लिए यहाँ से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते तो आपके साथ वो दिक्कत नहीं आता, ठीक है। इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी का कोई गड़बड़ नहीं आता, समझ में आ रहा है ना। तो वैसे के लिए आपने ऊपर ऊपर चेक किया इसीलिए आपको पता चला कि ये प्लस इंफिनिटी है, बट हकीकत में ये क्या है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का फॉर्मेट है, जो कि एक प्रॉपर इनडिटरमिनेट फॉर्म कहा जाएगा, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इसको अगर मैं बनाऊं तो मैं किस प्रकार से इसको बनाऊंगा, फॉर्मेट किस प्रकार से बनाऊंगा, तो हमें पता चल गया कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा बिकॉज इट इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है। तो ये 2/1 - x² आएगा और इधर -1/1 - x आएगा। इस प्रकार से सजाओ तो समझ आता है, नहीं ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का इनडिटरमिनेंसी है। तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 1, ठीक है। यहां से कौन सा फैक्टर कॉमन आ रहा है, 1/1 - x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बच रहा है 2/1 + x बच रहा है और इधर -1 बच रहा है। तो देख मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करता हूं, मैं आपको हमेशा एक ही चीज, चलो कॉमन भी नहीं लेते और भी आसानी से आपके साथ सॉल्व करते हैं। चलो मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करूंगा, जब भी इंफिनिटी बाय इंफिनिटी का इनडिटरमिनेंसी आएगा, सॉरी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का इनडिटरमिनेंसी आएगा, और अगर बीच में डिफरेंस है, अगर बीच में डिफरेंस है और ये इनडिटरमिनेंसी है, तो डायरेक्टली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जस्ट आप क्या करो, एलसीएम ले लो। मैं बार बार बोल रहा हूं, चाहे लॉपिटल रूल से भी जब सॉल्व करूंगा तब यही चीज करना होगा आपको, बेसिक फंडामेंटल यही रहेगा। जब भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी का इनडिटरमिनेंसी मिलता है, जब भी 7 फॉर्मेट में से ये फॉर्मेट आपको मिल जाता है और बीच में डिफरेंस है, दो एक्सप्रेशन का डिफरेंस है, क्योंकि ये किसी दूसरे प्रकार से भी आ सकता है, मैं बोल रहा हूं, ठीक है। जब भी ये चीज आपको मिलेगा ना, ठीक है, ये जब भी आपको मिलेगा इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, आप समझ जाना कि क्वेश्चन आपको एलसीएम लेके ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको किससे सॉल्व करना है, एलसीएम लेके, बिकॉज एलसीएम लेने के बाद ये दूसरे किसी इनडिटरमिनेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, मैं अभी दिखाता हूं। देखो इधर इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 - x² ही आएगा ना, ऊपर आ जाएगा 2 और इधर आ जाएगा 1 + x। समझ आ रहा है मेरी बात। चल तो अभी ये जरा ध्यान से देख, मेरी बात ध्यान से सुनने का कोशिश करिए। कितना आ रहा है, 1 - x आ रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है, 1 - x आ रहा है ना, ठीक है। और ये कितना आ रहा है इधर, 1 - x² आ रहा है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलो तो अभी जरा 1 डालो तो यहाँ पे कितना आ रहा है 0, नीचे डालो 1, कितना आ रहा है 0। मतलब ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी एलसीएम लेने के बाद कौन सा इनडिटरमिनेंसी में कन्वर्ट हो गया, 0/0 इनडिटरमिनेंसी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बिकॉज आपको ये जानना जरूरी है कि लॉपिटल रूल सिर्फ 0/0 और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी
इनडिटर्मिनेंसी के फॉर्मेट में ही हम लगा सकते हैं। इसीलिए बाकी पांचों इनडिटर्मिनेंसी को हम टाइप 2 टाइप 3 में जो भी इनडिटर्मिनेंसी बताए थे वो डायरेक्टली हम कन्वर्ट करके लेके आ जाते हैं टाइप 1 में, ताकि हम लॉपिटल लो लगा करके उसको सॉल्व कर पाए। समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे भी हम कहीं ना कहीं वही थॉट रखते हुए आगे चल रहे हैं, बट प्रोसेस अलग लगा रहे, लॉपिटल लो अप्लाई नहीं कर रहे। ठीक है, तो आप कहने मतलब समझ रहे हो ना कि अगर आप एलसीएम ले लेते हो इस टाइप के इनडिटर्मिनेंसी तो पूरा चीज कन्वर्ट हो जाएगा एक सिंपलेस्ट इनडिटर्मिनेंसी 0/0 में। ठीक है, और अभी क्या है, अभी जिसके वजह से 0/0 हो रहा है उस चीज को हटा दो। वो जहरीला चीज कौन है जिसके वजह से इनडिटर्मिनेंसी आ रहा है? वो कौन है? वो है आपका 1 - x का फैक्टर। इसके वजह से ऊपर 0 आ रहा है, इसके वजह से नीचे भी 0 आ रहा है। इस नलायक को हटा दो। जैसे ही ये नलायक हट जाएगा इधर क्या आ जाएगा, 1/1 + x। 1 डालो तो आंसर कितना आएगा? हाफ आ जाएगा। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? तो कहीं ना कहीं ये जो है वो आराम से सॉल्व हो गया। ठीक बात है, आगे देखते चलिए। है ना, आप प्रॉपर्ली नोट कर दीजिएगा ना, मैं करते जा रहा हूँ सवाल समझाते समझाते, आप प्रॉपर्ली नोट करते जाइएगा। है ना, तो 3 क्वेश्चन हो गया प्रॉपर्ली, आप देख सकते हो ध्यान से। है ना, चौथे। ठीक है, चलो 4th वाला देखो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 √a² + x² माइनस √a² - x² डिवाइडेड बाई x²। सही बात है। चलो, तो ये लिमिट x टेंडिंग टू 0, अभी इसको कैसे सॉल्व करें? सही बात है, सबसे पहले सर इनडिटर्मिनेंसी चेक करो। 0 डालो, ये √a² mod a आएगा, ये भी √a² mod a आएगा। mod a माइनस mod a 0 और नीचे x² तो 0। तो ये कौन सा इनडिटर्मिनेंसी है? 0/0। इस चीज को खत्म करने के लिए किस चीज का जरूरत होगा? कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। बट यहाँ पे आपको एक अलग सा चीज सीखने को मिलेगा। मैं सारा कंसेप्ट अलग अलग क्वेश्चन लेकर के आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, एक एक कंसेप्ट एक एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर करता जाऊंगा। ठीक है, जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़े उसी का एप्लीकेशन देखते जाएंगे। सही बात है। चलो, तो यहाँ पे आपको क्लियर क्या दिख रहा है? इरेशनल टर्म दिख रहा है, देख रहा है ना, इरेशनल टर्म। जब भी आपको इरेशनल टर्म मिलता है, बेसिकली बीच में माइनस के वजह से ही तो ऊपर 0 आ रहा है। अगर बीच में माइनस नहीं होता, ऊपर प्लस लिख देता बीच में, तो ये 0 नहीं आता ऊपर। अगर 0 नहीं आता तो ये इंफिनिटी को टेंड करता है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है। तो इस बीच में प्लस लाने के लिए आप इस माइनस को हटाओगे, और इस माइनस को हटाने का एक ही रास्ता, इस माइनस को हटाने का एक ही रास्ता बचपन से सीख के आए हो। जब भी इरेशनल रहता है तो उस इरेशनल टर्म को रिमूव करने के लिए अपन क्या यूज करते हैं? रैशनलाइजेशन यूज करते हैं। क्या करते हैं? रैशनलाइजेशन। बस यहाँ पे न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर दो, काम हो जाएगा। देखो जरा ध्यान से, किसी चीज को अगर रैशनलाइज करेंगे तो नीचे कितना आएगा दोस्त? √a² + x² प्लस √a² - x²। सही बात है। तो a - b * a + b क्या आ जाएगा? a²। तो रूट हट जाएगा, माइनस b²। तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। सही बात है। a² कैंसिल, तो x² + x² कितना आ जाएगा? ट्वाइस x² आएगा। बराबर, यहाँ पे ट्वाइस x² आ गया, डिवाइडेड बाई x² * √a² + x²। सही बात है, प्लस √a² - x²। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच रहा है? लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 डिवाइडेड बाय √a² + x² प्लस √a² - x²। सही बात है। चलो, x का वैल्यू अभी आप चेक करो। अभी ये नलायक कौन था? ये नलायक वही था x² और x²। इस जगह पे भी आप चेक करोगे 0/0 मिलेगा। यहाँ पे भी x का वैल्यू 0 डालोगे, 0/0 इनडिटर्मिनेंसी मिलेगा। बट यहाँ पे डालोगे तो नहीं मिलेगा, बिकॉज इनडिटर्मिनेंसी जिस नलायक की वजह से आ रहा था वो हरामी को हमने रिमूव कर दिया। ये देखो x², यही ऊपर 0 बना रहा था इतना देर से छुपे छुपे, और ये भी 0 बना रहा था नीचे। समझ में आ रहा है ना? तो इसको रिमूव कर दी, तो ये इनडिटर्मिनेसी रिमूव हो गया। अगर इनडिटर्मिनेसी रिमूव हो गया तो फाइनली अपन x का वैल्यू जो आता है, टेंडिंग टू जो वैल्यू आता है ना, वही अगर डालेंगे तो ये टेंडिंग टू आएगा। अगर टेंडिंग टू डालोगे तो ये टेंडिंग टू मान लो 1.999 के आसपास आएगा, और उसी को लिमिट करके क्या आएगा? 2 आएगा अल्टीमेटली। समझ में आ रहा है? तो अगर आप x का वैल्यू 0 ही डायरेक्टली डाल दोगे तो ही 2 आपको मिल जाएगा। एक एग्जांपल से समझा रहा हूं, यहाँ पे 2 आएगा ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, एग्जांपल से समझा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने ये सारी चीज डिटेल में एकदम छोटे छोटे चीज में घुस के देखे थे। समझ में आ रहा है ना? x का वैल्यू 0 डायरेक्टली डाल दो तो ये कितना हो जाएगा? 2 डिवाइडेड बाई a + a ही लिख दो। ठीक है, तो ट्वाइस है तो ये 1/a आएगा। और अगर प्रिसाइसली लिखना चाहते हो तो यहाँ पे मॉड्यूलस होता है, लिख दीजिएगा। समझ में आ रहा है? तो कहीं ना कहीं ये मैंने एक लिमिट आपको समझा दिया कि किस प्रकार से रैशनलाइजेशन टेक्निक्स को यूज करके अपन लिमिट्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते जनाब। चलो देखो 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 आगे देखो, ये नंबर 5 ध्यान से देखो। नंबर 5, लिमिट x टेंडिंग टू 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2, इधर कितना? x + 2 होल टू द पावर 5/3, इधर कितना?
a प्लस 2 होल टू द पावर 5 अपॉन 3, सही बात है, डिवाइडेड बाई x माइनस a। क्लियर है? चलो यहां से अपन क्या करेंगे, सबसे पहले यहां से अपन क्या करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ऊपर कितना x प्लस 2 होल टू द पावर 5/3 माइनस a प्लस 2 होल टू द पावर यहाँ पे कितना 5/3। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, तो ये x प्लस a है, समझ में आ रहा है ना, x माइनस a है। इस चीज को हम ध्यान से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बोलो कैसे, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली, ध्यान से देखना। x प्लस, देखो आपको मैंने एक फॉर्मेट पढ़ाया था लास्ट क्लास में, है ना, एक फॉर्मेट मैंने आपको क्या पढ़ाया था कि अगर मान लो, ठीक है, अगर मान लो कि लिमिट, ये वाला फॉर्मेट याद है आपको, लिमिट x टेंडिंग टू a x to the power m minus a to the power m divided by x to the power m minus a to the power m will be m by n a to the power m minus n। सही बात है, क्लियर है, पक्का? चलो जरा ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे तो x और a है, बट यहाँ पे सेम नहीं नजर आ रहा है, यहाँ पे सेम नजर नहीं आ रहा है, तो सेम बना सकते हो ना, 2 ऐड कर दो और 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो सेम बन गया। ये देखो पावर में कितना 1 1, पूरा ये फॉर्मेट बन गया ना, इसका फॉर्मेट बना। आप बोलोगे सर यहाँ पे x m, यहाँ पे तो x है बट यहाँ पे x प्लस 2, अरे मान लेना x की जगह पे x प्लस 2 है, तो x को x प्लस 2 के हिसाब से करके कर लोगे। आप बोलोगे सर यहाँ पे तो x टेंडिंग टू a होना चाहिए था, यहाँ पे x है, यहाँ पे a है, तो यहाँ पे x टेंडिंग टू a होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो सिर्फ x टेंडिंग टू 2 है, जबकि होना चाहिए था x प्लस 2 टेंडिंग टू a प्लस 2। समझ में आ रहा है ना, जबकि होना क्या चाहिए था अरे क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे a होगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, a होगा, क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, a होगा। समझ में आ रहा है मेरे बात, a होगा, तो x टेंडिंग टू a के जगह पे x प्लस 2 टेंडिंग टू a प्लस 2 होना चाहिए था, वो तो बराबर है ना। आप समझ सकते हो बात को कि अगर सब्स्टिट्यूशन करोगे तो कहानी वही आएगा, अगर मैं 2 कैंसिल कर देता हूं दोनों तरफ से तो यही तो मिल जाएगा। तो इस चीज का मतलब एज x टेंडिंग टू a, इस चीज का मतलब कहीं ना कहीं यही तो है कि x प्लस 2 भी a प्लस 2 को टेंड करेंगे। अगर ये इसको टेंड कर रहा है तो ये भी तो इसको टेंड करेगा ना, बराबर टेंड करेगा। तो इसका मतलब इस जगह पे अगले लाइन में मैं चेंज करके x प्लस 2 यहाँ पे डाल सकता हूँ, यहाँ पे a प्लस 2 डाल सकता हूँ, और ये पूरा क्या बन गया, फॉर्मेट बन गया। अदरवाइज जैसे हमने प्रूव किए थे यूजिंग सब्स्टिट्यूशन, उस प्रकार से भी आप कर सकते हो। और लॉ ऑफ पिटल सीखने के बाद तो एक लाइन का चीज है, ठीक है। तो ये हो गया x टू द पावर m माइनस a टू द पावर m डिवाइडेड बाय x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, ये क्या हो जाएगा, m by n। तो m by n कितना हो जाएगा, 5/3 होगा, और a टू द पावर m माइनस n होगा। सही बात है, a टू द पावर m माइनस n होगा, तो a टू द पावर m माइनस n, a का जगह पे कितना है, a प्लस 2 है, तो a प्लस 2 टू द पावर 5/3 माइनस 1, जो कि हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है, जो कि हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। वही मैं बोल रहा हूं, डायरेक्टली फॉर्मूला का एप्लीकेशन किया। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं दिख रहा था, बट उसको उस प्रकार से हमने डिजाइन किया, बनाया, ताकि उस फॉर्मूले के फ्लेवर में चला जाए और क्वेश्चन का आंसर अपन निकाल पाए यूजिंग दैट फॉर्मूला, ठीक है। और अदरवाइज अगर लॉ ऑफ पिटल रूल आप सीख जाओगे तो आप x का वैल्यू जैसे ही a डालोगे तो आपको ऊपर 0 मिल जाएगा, नीचे 0 मिल जाएगा, जैसे ही 0/0 मिल जाएगा तो डायरेक्टली ऊपर नीचे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके आप आंसर निकाल सकते हो। ये सब कुछ याद रखने का जरूरत ही नहीं। बट अगर बोर्ड एग्जाम में कहीं भी कंटिन्यूटी का किसी लिमिट में ये लिमिट सॉल्व करना पड़ा अंदर में इन टर्म्स ऑफ एज या फिर कुछ भी, तब आप लॉ ऑफ पिटल रूल से आंसर लगाओगे तो नहीं चलेगा। इसीलिए मैं आज मेहनत करके ये सब सिखा रहा हूं, नहीं तो स्टार्टिंग में डिफरेंशिएशन से स्टार्ट करता, ठीक है। अगर 13 में पढ़ा तो कभी भी आपको ये सब नहीं पढ़ाता, समझ में आ रहा है ना, ठीक है। डायरेक्ट लॉ ऑफ पिटल रूल से जब कर सकते हैं तो क्यों ये सब ना करें, समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। बट अगर उधर आपको करना है कंटिन्यूटी के बीच में कभी भी, तो आपको प्रॉपर्ली यूजिंग दिस फॉर्मूला ही लिखना पड़ेगा, ये सब, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा यूजिंग दिस, है ना। इसका वैल्यू जब भी आपको आंसर में ये लिखोगे ना, आपको एज दिस इज इक्वल टू दिस, ये लाइन इस ब्रैकेट में घुसाना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। इस प्रकार से बोर्ड में आपको आंसर करना पड़ेगा, इसीलिए मेरा 2 क्लास एक्स्ट्रा जा रहा है सिर्फ बोर्ड के चक्कर में, ठीक है। तो चलो ये हो गया, प्रॉपर्ली हो गया, है ना। अदरवाइज तो 11th का टॉपिक है ये, 12 बोर्ड में तो आना ही नहीं है, बट 12 बोर्ड में ये पूरा आना है, इनडायरेक्ट वे में आना है, समझ में आ रहा है ना, क्लियर है। एक बार अगर इसमें कमांड आ गया ना, शुरुआत ही अगर अच्छा हो गया कैलकुलस का, और डरोगे नहीं इससे, और बहुत आसानी से पढ़ोगे मेरे साथ साथ, समझ आ रहा है मेरे साथ। देखो ध्यान से देखो, अगला वाला भी कहीं ना कहीं उसी के फॉर्मेट में दिख रहा है, उसी के नेचर में दिख रहा है, जब ध्यान से देख, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू माइनस a, इधर क्या x टू द पावर 9 प्लस a टू द पावर 9 डिवाइडेड बाय x प्लस
ए बराबर कितना 9 दे रखा है, तो ए का वैल्यू निकालना है अपने को, समझ आ रहा है, क्लियर है। चलो यहाँ पे x टेंडिंग टू माइनस ए दे रखा है ना, और फॉर्मेट में बीच में माइनस होता है, सब कुछ क्लियर है। फॉर्मेट में बीच में माइनस होता है और इधर माइनस ए दे रखा है, तो बीच में तो माइनस आना ही पड़ेगा, वो तो आएगा ही, ऑटोमेटिक आएगा। अभी बस इस चीज को अपन क्या लिख देंगे, माइनस ए होल टू द पावर 9, और इसको क्या लिख देंगे, एक्स टू द पावर 1 माइनस ए टू द पावर 1। समझ में आ रहा है ना, बन गया पूरा पूरा फॉर्मेट। तो इस लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा, देख x टू द पावर m माइनस a टू द पावर n, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, a के जगह पे माइनस a है, और x टेंडिंग टू a के जगह पे माइनस है। समझ में आ रहा है ना, पूरा पूरा फॉर्मेट है। आंसर क्या है, m बाई n a टू द पावर m माइनस n इज इक्वल टू 9। ये हो गया 9 a टू द पावर माइनस a होल टू द पावर 8 कितना होगा, a टू द पावर 8 ही होगा 9, मतलब a टू द पावर 8 का वैल्यू 1 हो गया। यहाँ से अगर a का सॉल्यूशन में निकालूं तो 8 आएगा, बट वो लोग मेरे को लगता नहीं कि किसी इमेजिनरी सॉल्यूशन के पीछे भाग रहे, मुझे जहां तक लगता है वो लोग रियल सॉल्यूशन के पीछे ही भाग रहे। ठीक है, इसको अगर मैं फैक्टराइज कर दूंगा a टू द पावर 8 माइनस 1 को, तो इस प्रकार से आएगा। इसको अगर वापस फैक्टराइज करूंगा तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा। अगर मुझे a का रियल वैल्यू पूछा जा रहा है तो मैं बोलूंगा कि फॉर रियल वैल्यूज ऑफ a दिस टू फैक्टर कैन नेवर बी 0 बिकॉज a टू द पावर even is always positive and plus 1 will get a positive quantity. This two factor gives positive values. ठीक है, और अगर ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव इनटू किसी चीज का अगर प्रोडक्ट 0 हो जाता है तो वो फैक्टर 0 होगा। दैट इज यहाँ से एक ही ऑप्शन निकलता है, a square minus 1 0 from which we can determine the values of a which are a is equal to plus minus 1। समझ आ रहा है, इसका आंसर भी निकल गया, प्लस माइनस 1 रियल वैल्यू से। और अगर नंबर ऑफ टोटल रूट्स पूछता है रियल प्लस कॉम्प्लेक्स, तो कितना देंगे, ऑब्वियसली 8 सॉल्यूशन आएगा। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है। चलो दो क्या आएगा, 2 तो प्लस माइनस 1, 2 प्लस माइनस 8 दिख गया, और यहां से और 4 आएगा। ठीक बात है, हो गया ना भाई। उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आपका पक्का हो गया अभी, समझ आ रहा है, ठीक है। स्लो अगर लगता है तो 2x स्पीड कर देना, ठीक है ना, मजा आएगा। चल अगला क्वेश्चन देखते 7। चीजें पढ़ाता ज्यादा हूं, काफी ज्यादा पढ़ाता हूं, समझ में आ रहा है ना, इसीलिए स्पीड बढ़ाना होगा। जहां पे इजी टॉपिक्स है उस जगह पे तो स्पीड से पढ़ाना होगा ना, अदरवाइज उस जगह पे अगर स्लो किया सिलेबस कैसे खत्म होगा। समझ आ रहा है, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। और अगर वीडियो स्लो हो जाता है तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं वीडियो को फास्ट करके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। मैं 1.5x स्पीड में अपलोड कर दूंगा, फिर आप 2x में देखेंगे तो और मजा आएगा, नहीं आपका समय बच जाएगा, ठीक है। फिर मैथ्स का कोई टेंशन नहीं रहेगा आपका, ऐसे ही गोल। चलो अगला सवाल देखते हैं, यहाँ पे इनडिटरमिनेंसी चेक करते हैं। अच्छा, ये दोनों और एक फ्लेवर में आ गया, एक और फ्लेवर सिखाएगा, वो फ्लेवर है टेंडिंग इंफिनिटी वाला फ्लेवर, ठीक है। टेंडिंग इंफिनिटी वाला फ्लेवर को कैसे अपन सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, अभी भी आपको मैंने बोला थोड़ी देर पहले, जब भी x टेंडिंग टू इंफिनिटी मिल जाता है, क्या मिलता है, जब भी x टेंडिंग टू इंफिनिटी मिल जाता है हमेशा हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देना। जो नालायक इसको इंफिनिटी बना रहा है उससे डिवाइड कर देना, कहानी खत्म हो जाएगा। स्टार्टिंग में भी दिखाया था एक्सिस्टेंस में, वो जो e टू द पावर 1/x वाला, समझ में आ रहा है। चलो तो यहां से बेसिकली अगर इंफिनिटी डालोगे तो ये इंफिनिटी माइनस 1, इंफिनिटी का अंडर रूट इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी इनडिटरमिनेसी है। इसको सॉल्व करने के लिए करने क्या बोला, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करो। न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कौन है, आप बोलोगे x स्क्वायर, नहीं x है, बिकॉज अंडर रूट लगने के बाद वो x हो जाएगा। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर x, दोनों को x से डिवाइड कर दो ऊपर नीचे, इधर बचेगा 4 प्लस 3/x, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ऊपर अगर x से डिवाइड करूंगा तो अंडर रूट के अंदर क्या घुसेगा, x स्क्वायर घुसेगा, तो x स्क्वायर से डिवाइड होने के बाद कुछ इस प्रकार से नेचर बन जाएगा ना। अगर मैं न्यूमरेटर में x से डिवाइड करूंगा तो रूट ओवर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 1/x, इसको मैं नेक्स्ट लाइन में क्या लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा ना। फिर x स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो इधर 3 और माइनस 1/x स्क्वायर, समझ में आ रहा है। अभी अगर x इंफिनिटी को टेंड कर रहा है तो 1/x स्क्वायर किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो ये कहीं ना कहीं सिंप्लीफाई हो जाएगा। अभी कैसे, 3 माइनस 0 प्लस अंडर रूट 2 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 0, समझ में आ रहा है। उसका लिमिटिंग वैल्यू कितना देंगे, रूट 3 प्लस रूट 2 बाई
4। ये तो जीरो तो अप्रोक्सीमेट नहीं, अप्रोक्सीमेट ही होगा, एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होगा, इसीलिए तो लिमिटिंग वैल्यू क्या लिख रहे हैं, √3 + √2/4 अप्रोक्सीमेशन लेके लिख रहे हैं। समझ में आ रहा है? या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप देखो ना ध्यान से, ये जो x से ऊपर नीचे डिवाइड कर रहे हैं, मतलब क्या, मतलब यही कर रहे हैं ना हम कि x = 1/t सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। इसका इनडायरेक्ट मीनिंग यही है। अगर आप ये करना चाहते हो करो, अगर अदरवाइज आप x को 1/t सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, 0। ठीक है ना, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा और सारे की सारी चीजें खत्म हो जाएगा अपना आप। समझ में आ रहा है ना? और यही घूम के मिलेगा आंसर। ठीक है, तो याद रखना आप इंफिनिटी टेंडिंग टू इंफिनिटी वाला लिमिट इसी प्रकार से अपन सॉल्व करेंगे, डायरेक्टली हाईएस्ट पावर से डिवाइड करके। सही बात है? चलो आगे देखते हैं। नंबर 8 नंबर 8 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम और कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे आज। नंबर 8, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी √x² + x + 1 माइनस √x² + 1। इंफिनिटी डालो तो ये कितना देगा, इंफिनिटी, और ये भी कितना देगा, इंफिनिटी। अभी आप बोलोगे सर आपने तो थोड़ी देर पहले बोले थे जब भी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी आ जाता है तो हम लोग एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे तो एलसीएम लेने का कोई जगह है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा है। यहाँ पे क्या करें, अगर जगह दिख ही नहीं रहा है तो क्या करें, दूसरा दिमाग लगाओ। दूसरा दिमाग क्या है, इरेशनल टर्म तो दिख रहा है ना, रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर मिल जाएगा, काम खत्म। ठीक है, इधर तो होल स्क्वायर बन जाएगा, बनेगा ना भाई, इधर तो होल स्क्वायर बनेगा, नीचे कितना आएगा, x² + x + 1 माइनस x² - 1। सही बात है, x² 1 कैंसिल, तो इधर कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x² + x + 1 माइनस x² + 1 दैट इज -1 हो जाएगा। तो ये x² 1 कैंसिल, और नीचे कितना आ रहा है, x आ रहा है। अरे भाई क्या कर रहे हैं, दिमाग खराब थोड़ी ना होगा। यहाँ पे नीचे कितना आएगा, x² + x + 1 प्लस √x² + 1, x² + x + 1 प्लस √x² + 1। तो ये कहीं ना कहीं सॉल्व होके क्या बन रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x डिवाइडेड बाय √x² + x + 1 प्लस √x² + 1। सही बात है, क्लियर है भाई? चलो, तो ये है आपका फाइनल एक्सप्रेशन। अभी तक सॉल्व करने के बाद अभी इनडिटरमिनेसी रिमूव हुआ या नहीं वो तो चेक करो। इंफिनिटी डालो, वापस ऊपर क्या आएगा, इंफिनिटी, नीचे कितना आएगा, इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी विल बी इंफिनिटी। समझ में आ रहा है ना? ये वापस कौन सा फॉर्मेट में आ रहा है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्मेट में ही आ रहा है। अगर वापस इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के फॉर्मेट में आ रहा है तो अभी तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों प्रेजेंट है, तो अभी पहले वाला रूल का जो नॉलेज है वही अप्लाई कर दो ना, कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देते हैं। हाईएस्ट पावर से अगर डिवाइड करेंगे तो ऊपर हाईएस्ट पावर x और नीचे भी कहीं ना कहीं x² का अंडर रूट होकर हाईएस्ट पावर x ही है, तो ऊपर नीचे x से डिवाइड मार देते हैं, काम हो जाएगा। इधर कितना आएगा 1 और इधर कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर x² घुसेगा तो 1 + 1/x + 1/x², और इधर आ जाएगा अंडर रूट 1 + 1/x²। अभी अगर x टेंडिंग टू इंफिनिटी डाल देते तो ये 0 और ये भी 0, तो ये कितना आएगा, 1/1 + 1 दैट इज 1/2 विल बी द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दैट एक्सप्रेशन दिस व्हेन x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी। समझ में आ रहा है, क्लियर है? तो दो स्टेप में काम करना था आपको प्रॉपर्ली। पहले तो रैशनलाइज, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं कि दूसरे टाइप के जितने भी इंडिटरमिनेसीज है वो हमेशा कन्वर्ट होकर के 0/0 या फिर इंफिनिटी में ही आएगा। बिना 0/0 या फिर इंफिनिटी होते हुए वो लिमिटिंग वैल्यू तक पहुंच ही नहीं सकता। आप ये मानो टाइप 2 टाइप 3 का जितना इंडिटरमिनेसी है सारे के सारे रिमूव होकर के 0/0 या इंफिनिटी में मिलेगा आपको। तो यहाँ पे एलसीएम लेके नहीं कर पाए तो रैशनलाइज कर दिए, रैशनलाइज करते ही कुछ ना कुछ करते देखे ना, ये 0/0 या इंफिनिटी बन गया। समझ में आ रहा है ना? तो 0/0 या इंफिनिटी अगर बन गया तो इसको अपन क्या लिखेंगे, तो ये इंफिनिटी अगर बन गया और x टेंडिंग टू इंफिनिटी दिख गया तो आपको याद आ गया, सर ने बोला था जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर प्रेजेंट है और x टेंडिंग टू इंफिनिटी है तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर काम निपट जाएगा, एक झटके में काम सॉल्व हो जाएगा। तो वही डिवाइड कर दिया, हाईएस्ट पावर कौन है, x से ऊपर, नीचे भी x है, सेम होना पड़ेगा। अगर सेम नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में हाईएस्ट पावर सेम होना पड़ेगा।
मान लो एक जगह पे है एक्स क्यूब और दूसरी जगह पे है एक्स स्क्वायर और लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे और क्या सॉल्व करोगे, यहाँ पे तो कैंसिल करके एक्स आएगा, एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तो इसका आंसर भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो इट इज डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। और अगर ऊपर एक्स स्क्वायर है नीचे एक्स क्यूब है तो कैंसिल आउट होकर के ये 1/x बचेगा, तो ये एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी में ये किसको टेंड करेगा, जीरो को, तो लिमिटिंग वैल्यू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, एग्जिस्ट करेगा एंड लिमिटिंग वैल्यू इज आल्सो जीरो। समझ में आ रहा है ना। और उधर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उस प्रकार के खेल तो सही है, बट मैं कौन सा बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अगर सेम डिग्री है तो हाईएस्ट डिग्री से दोनों को डिवाइड कर दो, और जब आपके पास एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी वाला लिमिट हो, ठीक है। और ये जो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है ना, वो भी कहीं ना कहीं 0/0 ही है, ध्यान से देख सकते हो 0/0 है ना, इस जीरो को नीचे लेके आ जाओ, इस जीरो को ऊपर लेके चले जाओ, तो ऐसे हो जाएगा ना, तो ये क्या बन गया, इन्फिनिटी, और ये क्या बन गया, इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का ही इंडिटरमिनेंसी है। समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है ना। मतलब मुद्दे का सारी चीज कौन होता है, 0/0 ही होता है। ठीक बात है, क्लियर है सर। चलो, तो यहाँ पे अपन ने जितने भी क्वेश्चन लिखे थे सारे के सारे सॉल्व कर दिए। अगर समझ नहीं आता है, थोड़ा सा तेजी से जाना पड़ा, ठीक है, तो आप समझ सकते हो सिंपल पैटर्न है। जहां पे भी डिफिकल्ट चीजें आएगा मैं अपने आप को स्लो कर दूंगा, और थियरी समझाने के टाइम मैं हमेशा प्यार से और धीरे धीरे समझाता हूँ, मेरा ये आदत नहीं है, ठीक है ना। दुनिया का आदत क्या होता है कि थियरी को जल्दी जल्दी उड़ा दो, क्योंकि उधर तो दर्द ज्यादा होता है ना भाई, है। तो देखते हो और कुछ क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स वगैरह बेसिकली देख लेते थोड़ा बहुत, और कुछ फॉर्मूले कैसे अप्लाई करेंगे, फिर आज का क्लास खत्म करेंगे, और अगले लेक्चर से हम प्रॉपर्ली और डीप में जाके लिमिट्स को स्टडी करना शुरू करेंगे। दैट इज लेक्चर नंबर 4 से, ठीक है। तो चलिए देखिए और कुछ क्वेश्चन, और चलिए देख लेते हैं और कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट और एक्सपोनेंशियल लिमिट्स के ऊपर, ठीक है। और रिमेनिंग जो फॉर्मूला है उनको भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करते हैं। जैसे पहला सवाल, ठीक है, देख लीजिए पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9, लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पे क्या है 1 - cos ट्वाइस mx है, और नीचे दिख रहा है आपको 1 - cos ट्वाइस nx। तो इस चीज को अगर मैं ध्यान से प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूं तो ये 1 - cos, पहले तो फॉर्मेट चेक कर लीजिए, 0 डालिए तो 1 - 1 0/0 फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है। तो अभी अगर आप ध्यान से देखो तो आप कुछ इस प्रकार से समझोगे कि ऊपर 1 - cos 2 थीटा और नीचे भी 1 - cos 2 अल्फा के फॉर्मेट में है, तो 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है आपका 2 sin स्क्वायर थीटा, आप जानते हो, और नीचे वाला भी क्या हो जाता है 2 sin स्क्वायर अल्फा, इस प्रकार से हो जाएगा। अभी यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 है, 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये sin स्क्वायर थीटा और नीचे भी sin स्क्वायर थीटा है। तो बेसिकली क्या चाहिए यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूं तो sin थीटा बाई थीटा, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 sin थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 जो है, उसी लिमिट को अपन कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्लाई करने का प्रयास करेंगे। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो किस प्रकार से कर सकते हैं कि sin थीटा बाई थीटा का फॉर्मेट चाहिए, तो यहाँ पे थीटा से काम नहीं चलेगा, थीटा स्क्वायर लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे sin स्क्वायर है। समझ में आ रहा है ना। तो sin स्क्वायर mx को एडजस्ट करने के लिए हमें mx होल स्क्वायर चाहिए। अगर इससे आप मल्टीप्लाई किए तो mx होल स्क्वायर से इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि कैंसिल होकर के एडजस्टमेंट हो जाए। और डिनोमिनेटर का अगर मैं बात करूं तो sin स्क्वायर nx बाई nx होल स्क्वायर, तो इधर भी nx होल स्क्वायर चाहिए होगा। समझ में आ रहा है ना। तो इसको अपन कहीं पे लिमिट fx बाई gx को कुछ इस प्रकार से शायद एडजस्ट कर सकते हैं, लिमिट fx बाई लिमिट gx। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर शुड बी नॉन जीरो, और वो है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर कैंसिल होकर के यहाँ पे m/n बचने वाला है, ठीक है। तो इस चीज को अगर मैं अभी sin थीटा बाई थीटा को मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप ऐसे मत करना, ठीक है। अगर मैं sin थीटा बाई थीटा को नेक्स्ट लाइन में एक साथ एक स्टेप स्किप करके लिख रहा हूँ, अगर sin थीटा बाई थीटा को मैं थीटा स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई थीटा स्क्वायर को sin थीटा बाई थीटा होल स्क्वायर लिख के लिमिट को अगर अंदर घुसाता हूँ तो कुछ ना कुछ इस प्रकार का एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, ठीक है। और आप जानते हो कि sin थीटा बाई थीटा अगर है तो थीटा टेंडिंग टू 0 होना पड़ेगा, तो m और n फाइनाइट है यहाँ पे, तो x टेंडिंग टू 0 होने से mx भी टेंडिंग टू 0 होगा और nx भी टेंडिंग टू 0 होगा, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिख सकते हो सिंस x टेंडिंग टू 0 therefore mx tends to 0 and nx also tends to 0। तो कहीं ना कहीं इसका आंसर 1 हो जाएगा, नीचे का आंसर भी 1 होगा, दैट इज 1/1 into m/n। आंसर कितना आ जाएगा, m डिवाइडेड बाय n हो जाएगा। समझ आ रहा है, क्लियर है। तो आपका जो क्वेश्चन था उसका आंसर जो है वो प्रॉपर्ली क्या हो गया, m डिवाइडेड बाय n हो गया, सही है। तो इस प्रकार से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का एप्लीकेशन से लिमिट्स को सॉल्व करना होगा, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स को ही सॉल्व करना होगा, और ये सारी चीजें जो है ना
ठीक है, ये सारी चीजें जो है ना वो अंदर अंदर किस प्रकार से अप्लाई होता है वो आपको और अच्छे से कंफर्म करना होगा। ठीक है, उसको प्रैक्टिस के थ्रू और तैयार करना होगा। ठीक है, चलो तो इस चीज को अगर आपको समझ आता है और क्या चाहिए बोलो, और आपसे बन जाएगा सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रॉपर्ली नोट कर लीजिएगा, मैं भी यूज कर रहा हूं। और अगर किसी भी कंफ्यूजन है कहीं पे तो आप मेरे को जरूर पूछिए, पूछ करके उसको खत्म करें। अगला वाला आप देख सकते हो 10x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन क्यूब एक्स। ठीक है, 10x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन क्यूब एक्स। ठीक है, यहाँ पे भी देखो दो लिमिट का कॉम्बिनेशन से एक और लिमिट का क्वेश्चन आपको बना करके दे दिया। समझ आ रहा है? बोले सर कैसे, दिखाता हूं मैं। ऊपर नीचे tan क्यूब से डिवाइड कर दो, सॉरी x क्यूब से डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है? बोले सर आपको इतना जल्दी ये सब कैसे पता चल गया? मुझे इसको देख करके पता चला कि इसको खत्म करने के लिए मुझे x क्यूब का नीचे जरूरत है और ऊपर को भी x क्यूब का जरूरत है। अगर आपको एक और लास्ट फॉर्मूला याद था 10x माइनस साइन एक्स, बोले तो ये लिमिट मैंने कल लास्ट क्लास में बताया था ना, लेक्चर 2 में। ठीक है, एक्सपांशन से प्रूफ करके दिया था, है ना। इसका आंसर कुछ -1/6 टाइप का ऐसा कुछ आ रहा था, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है फिर भी जितना। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो आप कर सकते हो आराम से, है ना। 10x और sin x का एक्सपांशन यूज करोगे आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको अगर मैं लिमिट fx बाई gx मान करके, ठीक है, लिमिट fx बाई लिमिट gx के फॉर्मेट नहीं तो चलो, नहीं तो फॉर्मूला बाजी नहीं करेंगे और छोटा करके आपको सॉल्व करके देंगे, मतलब एक्सप्लेन करके प्रॉपर्ली सॉल्व करके देंगे। चलो, ऊपर वाला फॉर्मूला इतना फेमस नहीं है, सबको पता नहीं होता है, तो अपन जो है वो इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये तो समझ में आया, डिनोमिनेटर का एप्लीकेशन ये आराम से पक्का ये क्लियर है। तो ये 1 क्यूब कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो बचेगा कहीं ना कहीं आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x माइनस साइन एक्स बाई क्या बचेगा? x क्यूब बचेगा। अभी इसको कैसे संभालना है मैं आपको सिखा के देता हूँ। 10x माइनस साइन एक्स को और सिंप्लीफाई करो, इसको क्या लिख सकते हो? साइन बाई कॉस। तो साइन अगर कॉमन आ जाएगा तो ये कहीं ना कहीं 1 माइनस कॉस बाई कॉस हो जाएगा। सही बात है, और नीचे x क्यूब है। ठीक है, तो साइन बाई कॉस कितना हो जाएगा? 10x, और ये 1 माइनस कॉस एक्स हो गया 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। सही है, और नीचे है x क्यूब को डिवाइड कर दे, इधर x दे दे और इधर x स्क्वायर दे दे। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? बिकॉज tan x बाई x टेंडिंग टू 0 पे तो 1 हो जाता है ना। ठीक है, और sin x बाई sin थीटा बाई थीटा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे x बाई 2 का होल स्क्वायर चाहिए, दैट इज x स्क्वायर बाई 4 चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 लगा दी और इधर भी 4 लगा दिया। समझ में आ रहा है ना? तो ये कहीं ना कहीं 2 और 4 कैंसिल होकर बाहर हाफ आ गया और ये बन गया sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2 का होल स्क्वायर। अभी आप जानते हो x अगर 0 को टेंड कर रहा है तो x बाई 2 भी 0 को टेंड करेगा। समझ आ रहा है? तो लिमिट sin थीटा बाई थीटा होल स्क्वायर को लिमिट को अंदर लेके अगर चले जाते हो तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई x बाई 2 और इधर x बाई 2 टेंडिंग टू 0 होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 1 स्क्वायर दैट इज 1 आएगा। ठीक है, और बाहर कितना है? हाफ है। तो ये कितना हो जाए? हाफ होगा। न्यूमरेटर हाफ और डिनोमिनेटर कितना? 1। तो ओवरऑल आंसर भी कितना आएगा? हाफ ही आएगा। ठीक है ना? इस प्रकार से हम बेसिक फॉर्मूले, जो बेसिक लिमिट्स होता है उनको यूज करके बड़े बड़े लिमिट्स को आसानी से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखो एक लिमिट sin थीटा बाई थीटा थीटा टेंडिंग टू 0 को यूज करके कितना बड़ा लिमिट को आसानी से सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जा रहा हूं, मेरे को भी पता है अगर थोड़ा सा भी दिक्कत होता है, ऐसा नहीं कि पहले से मान के चलना है कि सर जो समझा रहे थे वो तो समझ में नहीं आएगा। भाई 2-3 बार देखने के बाद भी अगर एक जगह को समझ में नहीं आता है तो प्रॉपर्ली मेरे से डिस्कस करो, मैं सब समझा के देता हूँ आपको। ठीक है, बट गद्दारी नहीं करना है। बोले कि वीडियो अपने पास है तो 10 दिन बाद देखेंगे और क्या बोलते सर, ये सब फर्जी काम करेंगे, क्या बोलते हैं ना सर आप, कि सर थोड़ा सा समझ में नहीं आने से ही समझ में नहीं आया बोल के सर को बोल दिया। ठीक है, बोलो सर को, कोई इशू नहीं है, बट खुद के साथ और सर के साथ थोड़ा सा ईमानदार हो जाओ तो अच्छा होता है। ठीक है ना? नहीं तो कहीं ना कहीं आप अपना ही नुकसान कर रहे हो, पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, सर तो बोल देगा आपको, बट कहीं ना कहीं नुकसान आप खुद ही अपना कर दोगे। ठीक है, इसीलिए प्रॉपर्ली थोड़ा बहुत सोचे। ये सब चीजें सिंपल है, आप ऑलरेडी एक बार देख चुके हो, अगर देखे नहीं देखे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बट ये सब सिंपल है, आप आसानी से निपटा सकते हो। ठीक है ना? चलो, जैसे 11 नंबर वाला सवाल देख लेते हैं। ठीक है, 11 देख लो ध्यान से, क्या बोल रहा है? लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये देख sin c प्लस sin d। तो sin c प्लस sin d को मैं क्या कर सकता हूं? 2 sin c प्लस d बाई 2 कितना हो जाएगा? 4x, और cos c माइनस d बाई 2 कितना हो जाएगा? 2x। नीचे वाला हो जाएगा 2 sin cos c प्लस d बाई 2, ये हो जाएगा cos 4x, और sin c माइनस d बाई 2 हो जाएगा आपका x।
समझ आ रहा है मेरी बात, क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, और अगर आप 2 कैंसिल करो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन बाई कॉस, ये हो जाएगा tan 4x, नीचे हो जाएगा sin x और ये हो जाएगा cos 2x। ठीक है, तो इधर भी इसको x चाहिए नीचे, इसको x का भूख है, बोलेगा x जब तक नीचे नहीं आएगा मैं सॉल्व नहीं करूंगा अपने आप को, तो ये x नीचे लाने के लिए इधर भी x लाना पड़ेगा। इसको क्या चाहिए, 4x चाहिए, तो 4x चिपका दो इधर, तो इसका लिमिट x टेंडिंग टू 0 पे 4x भी टेंड टू 0 होगा, तो इसका लिमिट कितना आएगा, 1 आ जाएगा ना। अरे भाई x अगर टेंडिंग टू 0 हो रहा है तो 4x भी तो टेंडिंग टू 0 होगा ना भाई, तो इसका आंसर भी कितना आएगा, 1। मैं तो डायरेक्टली ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूं, आप तो प्रॉपर्ली अच्छे से इक्वल टू दे करके लिमिट को उधर लेके जाओगे, लिमिट ऑफ fx बाय लिमिट ऑफ gx लिखोगे, फिर लिमिट ऑफ fx के अंदर भी दो चीज का प्रोडक्ट है, फिर आपको बेसिकली ऐसे 3 लिमिट लिखना होगा, फिर जाकर के आप धीरे धीरे सॉल्व करना चालू करोगे। ठीक है, ऐसे करके फिर आप सॉल्व करोगे। ठीक है ना, बट मैं डायरेक्टली कर रहा हूं, तो ये 4x आ गया, नीचे x आ गया, बोले x x कैंसिल हो गया, बचा 4, और x टेंडिंग टू 0 पे cos 0 कितना होता है 1, तो 4 into 1 आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। समझ में आ रहा है ना, क्लियर है? मेरे तरह सॉल्व करना है कंपटीशन में, ठीक है? बट अभी बोर्ड्स के लिए आपको इस प्रकार से एक्सप्लेन करके लिखना होगा। हाँ, सबको लिमिट का क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा, बट थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा लिमिट यूज हो जाएगा कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में, उसी के लिए मैं तैयार कर रहा हूँ बेसिकली आज की क्लास में। ठीक है, और एज मैंने लिमिट पढ़ाया नहीं क्लास 11 में, तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कहीं ना कहीं पूरा पढ़ा के देना। ठीक है, क्योंकि भाषण देता हूँ ना, पूरा पढ़ाता हूँ इसीलिए। अगला क्वेश्चन देख, 1 माइनस कॉस एक्स इंटू रूट कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर, एक्स टेंडिंग टू 0 पे वही 0/0 का फॉर्मेट बन रहा है, सारे के सारे 0/0 का फॉर्मेट है। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये रूट मेरे को दिख गया, रूट देख करके ही मेरे को शक हो गया कि इरैशनैलिटी का एक मन पैदा हुआ अंदर। ठीक है, तो एक बार लगा करके देख लेते हैं, बिकॉज 0 ऊपर वही बना रहा है, वही नालायक 0 बना रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए नीचे प्लस वाला लगा देते हैं। ठीक है, इधर एक्स स्क्वायर तो है ही, और ये कहीं ना कहीं सॉल्व होकर के 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस 2x दे देगा ना। ठीक बात है, चलो अभी अगर इसको आप प्रॉपर्ली सॉल्व करने का कोशिश करो तो ये क्या हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा भाई, अगर ध्यान से देखो तो ऊपर वाला हो जाएगा आपका, ये cos 2x है, तो cos 2x को मैं चेंज करके लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ऐसे लिख सकता हूं, बराबर, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अभी आप एक काम करो, अभी आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पे बोलिए क्या काम करे सर, ये तो देखो सॉल्व हो गया, ये तो कोई दिक्कत नहीं दे रहा है, ये वाला फैक्टर, इसका आंसर तो 1 प्लस cos 0 भी 1, cos 2 into 0 भी 1। ठीक है, तो ये तो 1 + 1 2 आ जाएगा। दिक्कत है इसको और इसको लेकर के, ऊपर कहीं ना कहीं अगर साइन स्क्वायर टाइप का कुछ मिल जाता तो नीचे एक्स स्क्वायर है, सिंप्लीफाई हो जाता, पर ऊपर साइन स्क्वायर लाए तो लाए कैसे, वही तो है सवाल, साइन स्क्वायर लाए तो लाए कैसे। सही बात है, सही बात है ना भाई, तो ये कैसे हो जाएगा, देखो तो ये होगा क्या, पहले तो ये बताओ कि ये होगा क्या, ये क्या होगा, प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा और ये -2 cos टू दी पावर हो जाएगा, नहीं 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं इसको कॉस स्क्वायर में ना लिख करके अगर मैं इसको साइन स्क्वायर में लिख दूं तो 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो अगले लाइन पे ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर हो गया, नीचे को ऐसे ही रहने दो, तो ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, और यहाँ से साइन स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, देखो, और इधर हो गया 1 + 2 cos स्क्वायर एक्स, और नीचे बन गया आपका 1 + cos x इंटू रूट cos 2x, और इधर एक्स स्क्वायर। तो डर था डिनोमिनेटर में इसको लेकर के और न्यूमरेटर में इसको लेकर के, ये बोलेगा आपस में अपन समझौता कर लेते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स टेंडिंग टू 0, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोले इसका आंसर कितना, 1। इधर का आंसर, ये तो इंडिटरमिनेंसी दे नहीं रहा है ना, ये कितना दे देगा 2, ये भी दे देगा 2, और साथ में आपका सॉरी ये कितना देगा 2 + 1 3 देगा, ये कितना देगा 1 + 1 2 देगा, और इधर 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/2 आ जाएगा। समझ आ रहा है? तो कुछ इस प्रकार से आपको दिमाग लगा करके सॉल्व करना है, ये सब इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना आप सोच रहे हो, एकदम लल्लू चीज है। ठीक है ना, एकदम लल्लू चीज है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
सही बात है। चलो चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। हाँ, यहां से आपको एक पैटर्न मिलेगा प्रॉपरली, ठीक है। यहां से ये 4 क्वेश्चन में एक प्रॉपर पैटर्न से चलेगा। वो पैटर्न क्या है मैं आपको समझा के देता हूँ, वो भी आपके लिए सीखना जरूरी है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसी क्वेश्चन में दिखाता हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2 है ना, इधर है cos ऑफ 3x प्लस 3 cos x, ठीक है, और नीचे है पाई बाई 2 माइनस एक्स का होल क्यूब। सही बात है, ठीक है ना। आप हमेशा क्या करो ना, यहाँ पे जब भी इस प्रकार की चीजें आप देखोगे, ठीक है, आप क्या करो, x माइनस पाई बाई 2 को h मान लो, काम खत्म। अभी अगर आप बोलते हो कि x जो है वो अगर पाई बाई 2 को टेंड कर रहा है, ठीक है, x अगर है वो अगर पाई बाई 2 को टेंड कर रहा है, तो h जो है वो किसको टेंड करेगा, बेसिकली 0 को टेंड करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। तो पाई बाई 2 माइनस एक्स का वैल्यू हो जाएगा माइनस h होल क्यूब, जो कि हो जाएगा माइनस h क्यूब, और ये हो जाएगा cos 3 पाई बाई 2 प्लस h आ जाएगा x की जगह पे, और इधर आ जाएगा cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस h। तो ये कहीं ना कहीं बनेगा, क्या बनेगा, माइनस h क्यूब, ये हो जाएगा तुम्हारा 3 पाई बाई 2 प्लस 3h। तो cos 3 पाई बाई 2, पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 प्लस 3h, फोर्थ क्वाड्रेंट में। h तो बहुत छोटा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये चेंज होकर के cos तो साइन हो जाएगा, और cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो ये sin 3h होगा, और cos पाई बाई 2 प्लस h सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो जाएगा, दैट इज माइनस 3 sin h, ठीक है, और ये हो गया h क्यूब। तो sin 3h का फॉर्मूला लगा दो अभी, तो ये कितना हो जाएगा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा माइनस 3 sin h डिवाइडेड बाय माइनस h क्यूब। तो ये कैंसिल, तो माइनस 4 बाय माइनस 1 बाहर 4 आ जाएगा, और sin क्यूब h बाय h क्यूब, h टेंडिंग टू 0 पे कितना देगा 1, आंसर कितना आ गया 4 आ गया। समझ में आ रहा है। इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से आप ये सारे पैटर्न को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ये पैटर्न चलेगा, ठीक है, यहाँ पे ये पैटर्न चलेगा, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, x माइनस पाई बाई 2 को h मान लो, यहाँ पे x माइनस पाई बाई 6 को h मान लो, आराम से सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे आराम से, मैं वो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आखिरी वाला चलो थोड़ा बहुत बता देता हूँ, है ना। ये सारे फॉर्मेट ये तो सॉल्व होकर के कॉट बन जाएगा, और ये h बन जाएगा। तो कॉट इंटू h मतलब क्या, कॉट को 1/10 लिख दोगे, तो h बाई 1/10, h बाई 10 हो जाएगा, दैट इज थीटा बाई 10, थीटा का फॉर्मेट। तो इसको कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर थीटा से डिवाइड कर देना है, तो ऊपर तो 1 बन जाएगा, और नीचे tan थीटा बाई थीटा, थीटा टेंडिंग टू 0, तो पता ही 1 होता है। समझ में आ रहा है ना। इस प्रकार से दिमाग में जो है आपके फॉर्मूले काम करना पड़ेगा, तभी जाकर के जल्दी जल्दी जो है वो लिमिट्स को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। फॉर्मूले इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, और साथों साथ जितनी भी चीजें बताते जाऊंगा, जो चीज स्ट्रॉन्ग करने का चीज है, सारी चीज बता के जा रहा हूँ, प्रॉपर्ली आप बस सीखते जाओ और खुद को डेवलप करते जाओ, हो जाएगा काम, ठीक है। बस इतना अगर आप नहीं करते हो तो मैं क्या, आपके पेरेंट्स क्या, कोई भी अगर आ जाए तो आपको सिखा नहीं सकता, ठीक है। अगला 16 नंबर बता देते चलो इसको भी। लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, सही बात है, cot x माइनस cos x, cot x माइनस cos x डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है, पाई माइनस ट्वाइस x का होल क्यूब, सही बात है, क्लियर है। तो यहाँ पे अपन क्या मान रहे हैं, x माइनस पाई बाई 2 को वापस सर ने बोला है कि h मान लेते हैं h, ठीक है। एज x इज टेंडिंग टू पाई बाई 2, तो h किसको टेंड करेगा जनाब, 0 को टेंड करेगा, बराबर। चल तो लिमिट ये कितना हो जाएगा 0, h टेंडिंग टू 0। अभी देख, इसको अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं, तो यहां से पाई माइनस 2x का वैल्यू मिल जाएगा माइनस 2h, दिख रहा है माइनस 2h मिलेगा, तो माइनस 2h का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 8h क्यूब। अभी यहाँ पे cot x का वैल्यू हो जाएगा पाई बाई 2 प्लस 8, तो cot पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाएगा tan थीटा विद नेगेटिव साइन, बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट में cot पॉजिटिव नेगेटिव होता है। और यहाँ पे cos पाई बाई 2 प्लस थीटा कितना हो जाएगा, cos पाई बाई 2 प्लस थीटा हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर प्लस साइन थीटा, ठीक है। तो अभी साइन h माइनस tan h डिवाइडेड बाई h क्यूब, उसको कैसे सॉल्व करना है, मैं यहाँ पे आपको बता ही रखा है ना, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको ये सब बता दिया कैसे सॉल्व करना है। tan को sin बाय cos लिखो, sin को कॉमन लो, 1 माइनस cos को 2 sin स्क्वायर लिखो, नीचे h क्यूब तैयार है sin क्यूब को खत्म करने के लिए। एक h sin को दे दोगे और एक h स्क्वायर sin स्क्वायर को दे दोगे, फिर 4 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक बात है, कर लोगे।
चलो, तो ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट का पूरा पूरा आइडिया मैं आपको दे दिया है ना। अभी मैं आपको दे रहा हूं एक्सपोनेंशियल लिमिट्स का आइडिया, जो भी आखिरी पार्ट है, ठीक है। सारे में 0/0 फॉर्मेट है, इंडिटरमिनेसी सब में सेम है 0/0, ठीक है। एकदम बेसिक लिमिट्स पिक किया हमने, बेसिक लिमिट्स। यहाँ पे देखो, कल पढ़े थे ये फॉर्मूला, याद है, a⁻x - 1 डिवाइडेड बाई x। इसका आंसर क्या था? इसका आंसर क्या था भाई? लॉगरिथम ऑफ a था। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो यहाँ पे वही फॉर्मेट चल रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है। आप बोलोगे सर a⁻x डिवाइडेड बाई x तो नहीं दिख रहा है, 10x दिख रहा है। तो मैं बोलूंगा भाई इसको भी x को जरूरत है और इसको भी x का जरूरत है, तो दोनों तरफ नीचे x चिपका देना, काम खत्म वहीं पे। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? मिक्सचर क्या हुआ है, बहुत सारी चीजें देखो। तो ये क्या बन गया, 3x - 2x डिवाइडेड बाई x, और ये बन गया 10x/x। आप बोलोगे सर ये तो समझ में आ गया, ये तो फॉर्मेट में आ गया है ना, fx/gx होकर के फॉर्मेट में आ जाएगा, ये फॉर्मेट में नहीं आया। मैं बोलूंगा और थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व कर, ये भी फॉर्मेट में आ जाएगा, -1 + 1 कर देना, ये भी तो फॉर्मेट में आ गया। तो कहानी जो है वो क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 3x - 1/x माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0, डायरेक्टली दो लाइन स्किप करके लिख रहे हैं, आप समझ सकते हो वो लाइन, ठीक है, डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंडिंग टू 0 10x/x। तो ये क्या आ जाएगा, log 3 माइनस log 2 डिवाइडेड बाई 1। तो आंसर हो जाएगा कहीं ना कहीं log of 3/2। समझ आ रहा है मेरी बात? क्लियर है? बस खत्म, निपट गया। समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, 2x कॉमन ले लेना है, तो अंदर आ जाएगा 5x - 1, और इधर आ जाएगा आपका एक और फैक्टर 2x - 1। नीचे कितना है, x, और इधर है 10x। आप बोलोगे सर एक x तो इसको लेकर के भाग जाएगा, और इसको x कौन देगा? मैं बोलूंगा अगर ये खाली है, ये अगर अनाथ है, तो ये भी तो अनाथ है, इसको x और इसको x मैं दे दूंगा ताकि एडजस्टमेंट हो जाए। तो इसका लिमिट भी आ जाएगा log 2, इसका लिमिट आ जाएगा log 5, और ये तो 1। आंसर क्या हो गया, log 2 तो log 5। अब पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, इसी प्रकार से सॉल्व करोगे आप, ठीक है। पर इनिशियली थोड़ा सा पेन चलाओ तो आपको दिख जाएगा, थोड़ी देर बाद आपको मेरे तरह आदत हो जाएगा और आराम से आप डायरेक्टली कर पाओगे, ठीक है, कोई इशू नहीं है। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है, बोले ये सब क्या है? अभी इसको नीचे कितने का जरूरत है, ऊपर 2x है, x नहीं 2x है, तो इधर भी कितने का जरूरत है, 2x का जरूरत है, तो 2x को मल्टीप्लाई लगाओ, ठीक है ना। और इधर किसको कितना जरूरत है, 3x का जरूरत है, तो इधर 3x का मल्टीप्लिकेशन लगाओ। तो ये तो सॉल्व होकर के log 2, ये भी सॉल्व होकर के log 3। समझ में आ रहा है? और इधर x कैंसिल, जिसकी वजह से इंडिटरमिनेसी आ रहा था, और इधर 2 log 3 डिवाइडेड बाई 3 log 2, जो कि हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। समझ में आ रहा है ना? वही स्टैंडर्ड लिमिट्स जो हम डायरेक्ट करके रखे ना कल, उसी चीज को अंदर में बार बार यूज करते हैं। समझ में आ रहा है ना? अदरवाइज आपको वो सारे फॉर्मूले अगर याद नहीं होता तो आपको ये सारे फॉर्मूले फिर से डिराइव करना पड़ जाता। डिराइव करके जो रिजल्ट मिलता वो यहाँ पे पुट करते, फिर समझ आता अच्छा इसका आंसर 2 log 3/3 log 2 कैसे आ रहा है। बट अगर वो फॉर्मूले याद रख दोगे तो डायरेक्टली आपका काम जो है वो हो जाएगा, ठीक है। और अगर लॉग पता है तो क्या होगा वो तो बता ही देंगे, ठीक है। जैसे देख एक और लॉगरिथमिक मिल गया, लॉगरिथमिक भी क्या है, एकदम फ्लैट है, कुछ नहीं है। पढ़े थे ना log ऑफ वो क्या 1 + a + x डिवाइडेड बाई क्या था ना भाई, उसी को लगा दो यहाँ पे, log ऑफ 1 + x माइनस 1 + x a + x माइनस कुछ था ना, मैं भूल गया शायद उसका फॉर्मूला, ठीक है। तो उसी को लगा दो यहाँ पे, हो जाएगा काम। समझ में आ रहा है ना, आराम से। और अगर -1 का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है तो इधर -1 + 1 लगा दो, फिर दो डिफरेंस हो जाएगा, दो लिमिट्स का डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। नीचे तो x है ही, कोई इशू है ही नहीं। समझ में आ रहा है ना? तो आराम से बन जाएगा, ये सब कोई इशू नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो ये 20 फंडामेंटल लिमिट्स लेकर के एकदम बेसिक लिमिट्स है, एनसीईआरटी लेवल है सबके सब, ठीक है। एकदम बेसिक लिमिट्स लेकर के एक आइडिया दिया आपको कि किस प्रकार से लिमिट्स को हम सॉल्व करेंगे। बेसिक अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक लिमिट्स दिया, ठीक है। और जो अच्छे क्वेश्चन है वो तो करेंगे कल के लेक्चर से, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है लिमिट का, ठीक है। तो प्रॉपर्ली आप ये चीज करो, करने के बाद होमवर्क मेरे से मांग लेना, मैं नहीं दे रहा हूँ होमवर्क। जो बच्चा करेगा और करना चाहता है, इसके ऊपर फंडामेंटल्स और थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहता है, उसको मैं शीट से होमवर्क दे दूंगा, वो मेरे से मांग लेना, मैं आपको उसको मैसेज में दे दूंगा वो, ठीक है। बट अगर नहीं मांगते हो तो नहीं, कोई जरूरत नहीं है आपको करने का, ठीक है। आप वीडियो देखो और इतना संभालो बहुत है, ठीक है। अगर आपको करने का मन है, चाहिए क्वेश्चन, मांग के ले जाना, दे दूंगा, ठीक है। अदरवाइज अगर नहीं चाहिए तो मैं ग्रुप में और शेयर नहीं कर रहा हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के लिए अपन यहीं तक समाप्त करते हैं, है ना।
और कल के लेक्चर से अपन और इन डिटेल में लिमिट्स को स्टडी करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा स्क्विज प्लेट थ्योरम, सैंडविच थ्योरम है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट लॉ ऑफ पेटेंट रूल है, उसका एप्लीकेशंस और बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रकार के लिमिट्स के क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये तो एकदम जीरो लेवल के क्वेश्चन है, बट अभी धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और उस प्रकार से हम सोचेंगे। ठीक है, तो बेसिकली बोर्ड्स के लिए मेरे को लिमिट्स जितना कवर करना था वो कंप्लीट है। 11th में अगर किसी को जरूरत है तो यहीं तक अगर मैं पढ़ा दूंगा 100 में 100 लिमिट चैप्टर में। ठीक है, और कुछ जरूरत है ही नहीं एनसीईआरटी लेवल में। ठीक है, बट और अगर अच्छे से आप लिमिट्स को पढ़ना चाहते हो, ठीक है, जेईई मेंस एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिकली, तो कल के लेक्चर से हमारा ये स्टार्ट होगा, लेक्चर नंबर 4 से। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 से मैं प्रॉपर्ली जेईई पे फोकस करूंगा। ठीक है, एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, है ना। तो बोर्ड्स के लिए हमारा खत्म हो गया और 12th बोर्ड में लिमिट्स का जितना काम था, जरूरत था, वो भी मेरा कंप्लीट हो चुका है। होमवर्क चाहिए इसका मांग के ले जाना। और आज के लिए और ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहीं तक रख रहा हूँ, है ना। आज के लिए यहीं तक समाप्त करते हैं, अलविदा।